Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and बायोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिया और मैं माइक्रोबायोलॉजी को मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था और कुछ चीज़ों को मैंने बात की थी, कुछ उनकी डेवलपमेंट जो हुई है माइक्रोबायोलॉजी की उस पर मैंने बात किया, कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में मैंने बताया और माइक्रोस्कोप ही कारण था माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट में, है ना। तो क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, सूक्ष्म जीव हैं। सूक्ष्म जीव का मतलब क्या है कि वैसे जीव जो नग्न आंख से नहीं देख सकते हो, नॉर्मल आंख से देख नहीं सकते हो, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कुछ सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए उसको देखने के लिए, क्योंकि नग्न आंख से आप उसको देख नहीं सकते हो। तो कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप की जरूरत थी ताकि आप उस दुनिया को देख पाओ जो दुनिया नग्न आंखों से दिखती नहीं है। जो दुनिया नहीं दिखती है वो दुनिया में कितने एग्जाम्पल्स थे, मैंने बताया आपको कितने एग्जाम्पल्स थे, मैं फिर से बता दूंगा। उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं कि माइक्रोबायोलॉजी में क्या क्या आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी है, ठीक है। और मैं पहले बता रहा हूं, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं नोट्स बनाते जाना। नोट्स नहीं बनाओगे तो जिंदगी की नोट्स बन जाएगी, याद रखना। ये नोट्स बनेगी कि मैंने नोट्स नहीं बनाया था तो इसीलिए आज कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे तो फिर बुक्स में भी जाके बुक ले लो, पढ़ लो। फिर बुक्स तो हर चीज की मिल जाएगी ना, लेकिन नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? टाइम नहीं है, नहीं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आएगा। इसीलिए ट्रेंड पर्सन की जरूरत होती है। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको सब कुछ पढ़ाया है मेरा, तो मैं वो चीजें दे रहा हूं ताकि आप उन चीजों को एसिमुलेट कर पाए और आपके एग्जाम के हिसाब से काम की चीजें हैं। और मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं जो कि आपको बुक में जल्दी मिलेंगी नहीं, सिंप्लीफिकेशन। और जो जो टर्म बता रहा हूं ये भी एक बुक दो बुक से आप मिल ही नहीं पाएगी आपको, ठीक है। मैंने इतने सारी चीजें पढ़ी हैं, उसमें से निकाल निकाल के वो पॉइंट्स दे रहा हूं जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो नोट्स बनाना, विदाउट नोट्स, आपके हैंड रिटेन नोट्स जो होते हैं ना, ये पीपीटी का जो लोचा चल रहा है ना, ये छोड़ो। पीपीटी से पढ़ने लगोगे और पीडीएफ निकाल निकाल के, तो वो अखबार पढ़ने वाली बात हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये दुनिया पढ़ते आई है लिख लिख के, ठीक है। तो लिख के पढ़े, लिखने से क्या फायदा होता है अभी बायोलॉजी में मैं एंट्री करूंगा। एक्चुअल बायोलॉजी में जब जाऊंगा, नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि लिखने से आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ना वो चीजें फीड होने लगती है। तो जब आप लिखे रहोगे ना तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड में है, लिखने से वो चीजें फीड होती है। मैं बताऊंगा कि कैसे नर्व्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं चीजें, सिग्नल्स वगैरह जो आपने लिखा है। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब आप भूलोगे ना तो वो चीज अगर आपने लिखा है ना तो रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन आप अगर ऐसे पढ़े हो ना, सिर्फ कि पढ़े हो, आपके पास पीडीएफ की पेपर रखी हुई है, आपने फोटो कॉपी निकाल के रखा है, वो उतना इफेक्टिव नहीं होता एज कंपेयर टू जो आपने लिखा है। आपकी लिखी हुई चीजें आपको याद रहेंगी बहुत लंबे समय तक, और कभी आप भूले भी तो रिकॉल कर सकते हो। कभी सोचोगे ना उसके बारे में, क्या था क्या था क्या था, तो आप रिकॉल कर लोगे एग्जामिनेशन हॉल में। इसलिए लिखो, है ना। नहीं लिखोगे तो जिंदगी भर वही हो जाएगा, फिर समझ जाना। इसलिए लिखो, लिखोगे तो बहुत चीजें अच्छी रहेंगी। याद जो नहीं होती है ना, उसमें से एक फैक्टर ये भी है कि अगर लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगी चीजें। लिखना बहुत जरूरी है। जो लिखोगे, नोट्स खुद का बनाओगे, एग्जाम जाने से पहले उस नोट्स का रिवाइज करोगे। ये नहीं कि किताब लेके बैठ जाओगे। तो अपने हाथ से लिखा हुआ नोट्स जब रिवाइज करोगे ना तो और जल्दी चीजें याद होती हैं, ठीक है। क्योंकि खुद के हाथ का लिखा हुआ है, आपकी माइंड उस चीज को देख चुकी है पहले। आपकी माइंड ने, सबकॉन्शियस माइंड ने आपको उस चीजों को जो आपने लिखा है ना स्टार्टिंग फेज में जब आप पढ़ रहे थे, तो वो जानती है कि ये चीजें क्या है। आपने रिकॉल किया, फिर से रिवाइज किया, तो चीजें और अच्छी याद हो जाएंगी। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। नोट्स बनाना, नोट्स नहीं बनाओगे, देख लो एग्जाम में लाखों लोग बैठते हैं, निकलता कितने लोगों का है, ठीक है। तो मेहनत करते हैं। अदरवाइज नोट्स बने बनाई है, इतना आसान मत समझ लेना कि बैठे बैठे तुम एग्जाम निकाल लोगे। ये नहीं हो सकता है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना। नहीं तो जिंदगी की जो ये क्षण है ना, ये ऐसे ही निकल जाएगी, उसके बाद कहोगे नहीं निकला। मेहनत करना पड़ेगा। और ये किताब रंगना छोड़ो, थोड़ा जो बुक्स में मार्कर लेकर रंगना स्टार्ट करते हो आप लोग, वो थोड़ा कम करना है। रंगना है तो उसको लिखना है कॉपी में कि ये मेन पॉइंट्स हैं, किताब में ही नहीं छोड़ देना है। एग्जाम जाने से पहले किताब खोल के देख रहे हैं कहाँ कहाँ मैंने रंगा था, कहाँ कहाँ मैंने रंगा है। वो ये काम नहीं आती है। वो रंग रहे हो ना तो उसको उठा के अपने नोट्स में लिखो। नोट्स में पॉइंट होते हैं ना, लिख रहे हो ना, जगह छोड़ दिया करो कि मेन चीजें हम वहां पे लिख लेंगे। जिससे रिलेटेड नोट्स बना रहे हो ना, उससे रिलेटेड चीजें अगर कुछ नहीं मिली तो मैं वहां लिख लूंगा, उतना स्पेस छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। तब एग्जाम जाने से पहले आप एक बार अपनी नोट्स को देख लोगे, जो 50 80 पेज 60 पेज 70 पेज में, कि 2000 पेज के पन्ना देखोगे बुक का, संभव नहीं है ना। इसलिए नोट्स बनाओ। नोट्स जरूरी है। जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया निकलता नहीं एग्जाम, यार नहीं निकलेगा। आपको, आप पता कर लो जिससे,
जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया है ना, एग्जाम नहीं निकलता है। रेयर कोई करोड़ों में एक होगा तो उसकी गारंटी नहीं दूंगा, ठीक है ना। ठीक है, तो उसका भी खेल है थोड़ा। फिर ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये अच्छा जल्दी होता नहीं है। जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक ये उतनी अच्छी होती नहीं है। इसकी कैपेसिटी लिखने पे भी निर्भर करती है। लिखना चाहिए, है ना। इतने बड़े बड़े फिलोसफर्स ने लिखा है यार, लिखा है, लिखा है, तो वही आज वो नॉलेज आगे बढ़ के आई है। ऋग्वेद भी लिखा गया था, किसी के द्वारा बोला गया, तो किसी ने लिखा भी है फिर ऋषियों ने। तो लिखना जरूरी है। देवों ने भी, ऋषियों ने भी लिखा है ना। सुश्रुत संहिता भी लिखी गई थी। आपके अगर इस जमाने के हिसाब से चलता तो सुश्रुत संहिता यहाँ नहीं होती और वो नॉलेज छूट गया होता। तो दुनिया में आज सुश्रुत संहिता के थ्रू जो सर्जरी की नॉलेज है वो छूट गई होती। तो लिखा गया है, आयुर्वेद भी लिखी गई है। लिखो लिखो लिखो, ध्यान रखना, लिखो, आराम मत फरमाओ। आराम फरमाओगे तो जिंदगी आराम से हराम हो जाएगी, याद रखना। पूरी अगली जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आराम नहीं करना है, लिखना है। पढ़ाई के समय नो आराम। लिखने में क्या है, इसमें पढ़ाई कर रहे हो, लिख भी नहीं रहे हो, पढ़ क्या रहे हो फिर। लिखना है, नोट्स बनाना है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और मैंने बैक्टीरियोलॉजी में, मैंने माइक्रोबायोलॉजी में आपको पिछली क्लासेस में मैंने कुछ चीजें बताई थी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है। मैं स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। ध्यान रखना, लिखना है, नोट्स बनाओ। विदाउट नोट्स नहीं निकलेगा एग्जाम, याद रखना। किताब पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और मैं पीपीटी से चला नहीं रहा हूं, मैं खुद वो फॉलो कर रहा हूं जो लिख रहा हूं। मुझे खुद पूरी चीजें याद हैं, ठीक है ना। तो आपको भी याद हो जाएंगी जो आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरत है आपको। तो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर दूं मैं। और आज मैं माइक्रोबायोलॉजी में जो जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके एग्जाम से वो बता रहा हूं। ध्यान से सुनना, डिफरेंट चीजें पता चलेंगी, ठीक है, जो कि याद रखने में भी आपको काम आएगी। और आज के एग्जाम के समय में आपसे वो मत उम्मीद करना कि जो 5 साल पहले पूछा जाता था ना, वही चीज आपसे पूछ ली जाएगी। अब एग्जाम का लेवल बढ़ चुका है, चीजें दुनिया में तो बहुत सारी चीजें पढ़ने को है, तो उसमें तो कुछ भी उठा के पूछ सकते हैं आपको, ठीक है ना। जो एग्जाम के लेवल के हिसाब से जज तक उनको जचेगा वो पूछ लेंगे। तो जो मेन चीजें हैं मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान इसको बोलते हैं। सूक्ष्म मतलब समझ सकते हो आप, वैसे जीव इसके अंदर डाले गए हैं जो जीव नग्न आंखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है। नॉर्मल आई से आप नहीं देख सकते, उसके लिए आपको कुछ यंत्र की जरूरत पड़ेगी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे माइक्रोस्कोप। वो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकता है। मैंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात की थी, किसने खोजा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और छोटे से छोटे पार्टिकल को और छोटे से छोटे चीजों को दिखा देता है। जैसे वायरस, वायरस बहुत छोटे होते हैं, वो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब अर्नस्ट रस्का ने जब लाया था ना, अर्नस्ट रस्का, मैंने पिछली क्लास में बताया है, जो लोग नहीं देखे हैं देख के आएंगे। तो उस माइक्रोस्कोप के आने के बाद वायरस, जिस आज इस दुनिया में वायरस ने जो तहलका मचा कर रखा है ना, कोरोना, यस उसी की बात कर रहा हूं। तो उसको देखना, उस वायरस को देखना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से संभव हो पाया था जब अर्नस्ट रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, जीवाणु से भी छोटे होते हैं वायरस। तो माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, कितनी आंखों के रिजोल्यूशन चाहिए आपको जरूरत नहीं है कि कितनी रिजोल्यूशन चाहिए, आपको जरूरत नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं उतनी डिटेलिंग मैथमेटिक्स में कि इसके लिए कितनी रिजोल्यूशन चाहिए, आपको नहीं जरूरत है। आपको माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप कहीं माइक्रोब पढ़ोगे, पेपर में कहीं माइक्रोब आता है कि इस माइक्रोब की खोज हो गई, ये नए माइक्रोब की खोज हो गई, तो चिंता ना करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव को ही माइक्रोब बोलते हैं, ठीक है। और ये माइक्रोब हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब। स्टडी अध्ययन किसका है, सूक्ष्म जीवों का। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने एग्जांपल आपको दिया था, एग्जांपल ध्यान रखना कि कौन कौन होते हैं। बैक्टीरिया, जीवाणु, दूसरा वायरस, जिसने तहलका मचा कर रखा है, वायरस परेशान करके रखे हुए पूरे मानवता को, वायरस। और जरूरत है ट्रेंड लोगों की, इस वायरस से निपटने के लिए ट्रेंड की जरूरत है। उस आराम फरमाने वाले लोगों की जरूरत नहीं है, नहीं ना। कुछ ऐसे लोग चाहिए जो कुछ निकाले, कुछ करे, चाहे वायरस से हम लिपट पाए, है ना। तो कुछ ट्रेंड लोगों की, इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है इस देश में और दुनिया में। और लोग हैं भी, कर भी रहे अपने अपने समय पे, अपने अपने जगह पे लोग काम कर रहे हैं। उसी के चक्कर में आपको वैक्सीन भी बनी थी। लोगों ने, अगर आपके जो बहुत लोग बैठ के सिर्फ खा रहे हैं पी रहे हैं ना,
जो कर सकते हैं वो करे, यही उम्र है। 50 साल 60 साल बाद के जाके नहीं कहोगे कि मैं पढ़ूंगा अब मैं इस मानवता को बचा लूंगा। यही उम्र है, कर लो जिसको जो करना है। वायरस, विषाणु बोलते हैं। आज मैं एक काम करूंगा, विषाणु के बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि मैंने बताया ना माइक्रोबायोलॉजी में बहुत सारे ब्रांचेस हैं। माइक्रोबायोलॉजी में ब्रांचेस बहुत सारे मैंने बताया, बैक्टीरियोलॉजी, वायरस की वायरोलॉजी, पैरासिटोलॉजी, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइकोबैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, माइकोबैक्टीरियोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सारे इसके अंदर में है। उसमें से वायरोलॉजी एक ब्रांच है, वायरस। तो मैं वायरस की इंट्रोडक्शन आज आपको दूंगा जरूर, क्योंकि आप ध्यान रखना, और धीरे धीरे आपको डेवलप करूंगा, क्योंकि जितना आपने वायरस के बारे में सुना है ना, अभी मैं जो बताऊंगा कहानी, अभी आपको क्लियर होगा कि वायरस कैसे कैसे आया था इस दुनिया में, कैसे खोज हुई उसकी। ठीक है, वायरस हो गया। तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा फंजाई, कवक जो होते हैं ना, कवक, ईस्ट, खमीर होता है ना, खमीर ब्रेड वगैरह बनाने में यूज होते हैं, वो फंजाई का, फंगस का एग्जाम्पल, उदाहरण है। पांचवा प्रोटोजोआ, फंगस हो गया। अब मैंने जो यहां से स्टार्ट किया है, वायरस से रिलेटेड मैंने कुछ चीज आपको बताई थी पिछली क्लास में, याद होगा आपको, वायरस से रिलेटेड। ठीक है, तो वो क्या है, वायरोइड्स बताए थे मैंने, वायरोइड्स पांचवा। छठे नंबर पे मैंने वायरोसोइड्स बताया था। सातवें नंबर पे मैंने प्रियॉन्स बताया था। पिछली क्लास में मैंने बात की थी, वायरस से छोटे होते हैं वायरोइड्स, याद रखना। तुम अभी तक जानते होंगे कि वायरस बहुत छोटा है ना, इससे भी छोटे हैं ये। अगर मैं बात करूं तो वायरोइड्स जो होते हैं स्मॉलर होते हैं, स्मॉलर, छोटे होते हैं, स्मॉलर देन वायरस। वायरस से भी छोटे होते हैं ये, आप सोच लो, वायरस से भी, विषाणु से भी छोटे होते हैं वायरोइड्स। ठीक है, वायरोसोइड्स को और भी नाम से जाना जाता है, सैटेलाइट वायरस। सैटेलाइट वो सैटेलाइट नहीं जो भेजा जाता है स्पेस में, ये सैटेलाइट वायरस। कुछ कारण है इसको बोलने के लिए, लेकिन आपको जरूरत नहीं है कि क्यों, बट कभी सैटेलाइट वायरस आ गया तो ऐसा ना सोच लेना कि सैटेलाइट में वायरस भेजा गया है अंतरिक्ष में, है ना। स्पेस में जो साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे तो दिमाग लगा लेंगे लोग, ऐसा नहीं। इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं, ये कंफ्यूजन के लिए पूछ सकते हैं। सैटेलाइट वायरस भी बोला जाता है इनको, और सब वायरल एजेंट भी बोला जाता है इनको। यहां पे इसको लिख दूं, वायरोसोइड्स को सैटेलाइट वायरस, और क्या बोल सकते हैं, सब वायरल एजेंट, सब वायरल एजेंट। और ये था अपना प्रियॉन्स। ठीक है, तो ये वायरोसोइड्स को सैटेलाइट वायरस, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम में, कभी सैटेलाइट वायरस आए तो ये ध्यान रखना कि वो सैटेलाइट में वायरस नहीं भेजा गया है ऊपर, ठीक है ना, अंतरिक्ष में, स्पेस में। ये सैटेलाइट वायरस वायरोसोइड्स को बोलते हैं, उसी का नाम सब वायरल एजेंट भी है, और प्रियॉन्स अलग है। ठीक है, तो वायरस से छोटे होते हैं वायरोइड्स। ठीक है, और वायरोइड्स किससे बने होते हैं, सिर्फ आरएनए होता है इसके अंदर। मैंने पिछले क्लास में बताया था, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, नाभिकीय अम्ल होते हैं। नाभिकीय अम्ल नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। तो ये आरएनए से बना हुआ है। कोई भी वायरस या तो डीएनए उसका न्यूक्लिक एसिड होगा, नाभिकीय अम्ल, या तो आरएनए होगा, या तो डीएनए होगा, नहीं तो आरएनए होगा। दोनों नहीं हो सकते एक साथ, दोनों नहीं होंगे, होंगे तो कोई एक होगा, डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा वायरस के अंदर। अगर आरएनए का वायरस होगा तो डीएनए नहीं होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे, याद रखना। डीएनए आरएनए दोनों वायरस में आपको नहीं मिलेंगे। वायरोसोइड्स में सिर्फ आरएनए होते हैं, और वायरोइड्स में सिर्फ आरएनए होते हैं। प्रियॉन्स में सिर्फ प्रोटीन है। आपके लेवल पे आप इतना याद रखना, कुछ इसमें आपको हायर लेवल पे कुछ अलग चीजें मिलेंगी, लेकिन उतनी हाई लेवल पे, हाई लेवल की बात कर रहा हूं मतलब एमबीबीएस पे, कुछ चीजें और भी यहां पे आपको मिल सकती है। आरएनए के साथ कुछ और हो सकता है, वो आपको जरूरत नहीं है आपके लेवल पे। इनफैक्ट नीट के लेवल पे भी इतनी जानने की जरूरत है। नीट मेडिकल एग्जाम होती है, और ये टर्म्स वगैरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप अभी तक वायरस तक सुने हो, ये नए टर्म्स भी सुनो, ये भी आ चुके हैं, ये भी बीमारी फैलाते हैं, इन्फेक्शन करते हैं। प्रियॉन्स एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो एबनॉर्मली फोल्ड हो चुका है। फोल्ड होता है ना, फोल्ड हुआ प्रोटीन है ये प्रियॉन्स। और ये वायरोसोइड्स सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, एक धागा वाला आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। वायरोसोइड्स जिसको सैटेलाइट वायरस और सब वायरल एजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मैंने वायरोसोइड्स के बारे में पिछली क्लास में कहानी बताई थी, क्या है, हेपेटाइटिस से मैंने लिंक किया था। पिछली क्लास में देखना, बार बार उसी चीज को दोहराना सही नहीं है। तो मैं आज वायरस जो है, जिसकी स्टडी, बैक्टीरिया की स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही ब्रांच है, जाहिर सी बात है। माइक्रोबायोलॉजी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अध्ययन है, और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ही बहुत सारे ब्रांचेस मैंने बताए हैं। उनमें से बैक्टीरिया जो कि एग्जाम्पल ही है, बैक्टीरिया का अध्ययन करना है बैक्टीरियोलॉजी।
वायरस की स्टडी करना है वायरोलॉजी, जो कि मैं आज वायरस की थोड़ी सी इंट्रो आपको दूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें से आपको रिलेटेड पढ़ना है एग्जाम में, इससे बीमारी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। प्रोटोजोआ है, इसमें अमीबा, पैरामीशियम क्या है ना, यूग्लिना क्या है, स्लीपर एनिमल क्यूल क्या है, ये आपको बताऊंगा मैं। फंजाई, कवक, माइकोलॉजी, ठीक है। वायरोइड्स, ये नॉर्मल है, एक एजेंट है ये, है ना, जिसमें सिर्फ आरएनए है और ये इन्फेक्शन करता है, ये बीमारी फैलाता है। वायरोइड्स, वायरुसॉइड्स, ये भी एक एजेंट टाइप का है, ठीक है, एक पार्टिकल एक तरीके से जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये भी बीमारी करता है, ठीक है। और प्रियॉन्स, ये प्रोटीन के बने होते हैं, ये भी आपको इन्फेक्शन करते हैं। इन्फेक्शन का नाम क्या है, मैं आने वाली क्लासेस में जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगा तो इनके इन्फेक्शन वहां लिखवा दूंगा, ठीक है। डिजीज पढ़ाऊंगा, इसमें मैड काउ डिजीज होते हैं। मैड काउ, गाय जो है ना पागल हो जाती है, तो आप लोगों को, बहुत लोग गाँव में होंगे, उनको लगता होगा कि गाय पागल हो गई है, तो कहीं ना कहीं चांस है कि इनमें से किसी एक से मैड काउ डिजीज होता है, मैड काउ डिजीज, है ना, जैकब सिंड्रोम, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं वो लिख दूंगा कि किससे रिलेटेड डिजीज कौन बीमारी होती है ना, इन चीजों से बीमारी भी हो रही है, सोच लो। और कहीं ना कहीं ये डर भी है कि जो पोल एरिया पे, ध्रुव पे, पोल एरिया पे जो बर्फ जमी हुई है, उस बर्फ में ये चीजें छुपी होंगी, दबी होंगी। उस समय जिस समय बर्फ जमा होगा, ट्री कोशिकीय देशांतरीय संचरण, ट्री सेलुलर, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन के थ्रू वाटर जो है वो ट्रॉपिकल एरिया से फेरल सेल से होते हुए और हेडली सेल से होते हुए, पोलर सेल से होते हुए पोल एरिया पे जाती है वो वाटर, वो वाष्प वहां पे जाके, ठंडी टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत लो है वहां पे, तो वो जम जाती है। मैं बताऊंगा ज्योग्राफी में इन चीजों के बारे में, त्रिकोशिकीय देशांतरीय संचरण, ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन, मैं सब कुछ बात करूंगा। तो वहां बर्फ जमा, उस बर्फ में कहीं ना कहीं ये सारे पार्टिकल्स भी दबे होंगे, मे भी, क्यों नहीं दबेंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको ज्योग्राफी में क्या क्या वहां पे है। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक उष्मन हो रही है, वो पिघल रहे हैं वहां से बर्फ, तो बर्फ की पानी कहां आएगी, इक्वेटर एरिया पे आएगी। क्यों आएगी मैं बताऊंगा, कौन से फोर्स के कारण इक्वेटर एरिया पे वो पानी आएंगी, पोल एरिया से पिघल के इक्वेटर की ओर आएंगी, भूमध्य रेखा की ओर आएंगी, ठीक है। क्यों आएंगी, कुछ फोर्सेस हैं, मैं बात करूंगा, ठीक है। तो अगर वो पिघलेगी और ये पार्टिकल अगर उसमें दबे हुए हैं पहले, कई हजारों साल पहले, तो वो भी तो रिलीज होंगे ना, वो भी तो पानी के थ्रू होते आएंगे ना ये सारे, और ये करते हैं बीमारी, और आएंगे पानी में, वो पानी कहीं ना कहीं हम लेते ही हैं, पीते ही हैं, कहीं ना कहीं से हमें उसका इंटरेक्शन होता ही है हमें पानियों का, पानी से, तो मे भी चांसेस हैं कि बीमारी हमें भी हो सकती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का एक इम्पैक्ट मैं आपको अलग से ये बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट, अगर बर्फ पिघल रही है तो मे भी ये सारे, क्योंकि वहां अगर दबे होंगे कई हजारों साल पहले, तो वो सारे बर्फ के पिघलने के साथ साथ ये सारे पानी में आएंगे, और पानी में आएंगे तो बीमारी करते हैं, तो बीमारी करेंगे फिर, क्योंकि पानी तो आप यूज करना ही है ना, पानी के बिना कैसे रहोगे, सोच लो। तो ये चीजें हैं, और इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि मैंने वायरस को सैटेलाइट वायरस बोला है, कंफ्यूज मत होना, ये सैटेलाइट उपग्रह नहीं है, इसको कुछ कारण है सैटेलाइट वायरस बोला जाता है। आपके लेवल पे मैं उस हद को पार नहीं कर सकता हूं कि मैं इसको समझाने लगूं कि सैटेलाइट वायरस क्यों बोला जाता है, लेकिन जिसको समझना होगा, नीट में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वहां आके समझ लेना सैटेलाइट वायरस क्यों बोलते हैं, लेकिन फिर भी नहीं भी समझोगे काम चल जाएगा। आपसे इतना नहीं पूछा होगा, बस इतना जानकारी रखना जरूरी है कि हाँ ये टर्म भी होते हैं, ये भी नाम है, इससे भी इन्फेक्शन होता है, इतना ध्यान रखना आपको जरूरी है। मैंने बताई थी आपको कि माइक्रोबायोलॉजी के पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जो पहले माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहे गए वो एंटोनी वॉन लीवनहुक को कहा गया, एंटोनी वॉन लीवनहुक, ठीक है, वो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट उनको बोला गया। और मैंने उनकी कहानी बताई थी कि उन्होंने बैक्टीरिया को खोजा, वो अपने सूक्ष्मदर्शी से, अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, और उन्होंने प्रोटोजोआ को खोजा, उन्होंने स्पर्म शुक्राणु को खोजा, बैक्टीरिया को खोजा, कई अलगी, सवाल होता है ना, काई ना, नमी वाले स्थान पे काई होती है ना, तो बहुत माइक्रोस्कोपिक काई भी होती है जो दिखती नहीं है, माइक्रोस्कोपिक अलगी, उसको भी उन्होंने देखा उस माइक्रोस्कोप से। तो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोले जाते हैं एंटोनी वॉन लीवनहुक, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं बात करता हूं माइक्रोबायोलॉजी में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है, फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो किसको बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया है, एंटोनी वॉन लीवनहुक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी
इनको तो नमन करो, और एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक को भी नमन करो कि उन्होंने बैक्टीरिया को पहली बार देखा कि बैक्टीरिया भी हैं रेन वाटर में। और ये जो दांत के मैल वगैरह होते हैं ना, दांत में मैल, उसमें भी पाया गया था ये बैक्टीरिया, जीवाणु। अरे वही बैक्टीरिया जो कोलेरा करता है, कोलेरा करता है, एंथ्रेक्स करता है ना, ये सुने हो ना बीमारी, वही बैक्टीरिया। टीबी जानते हो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप बैक्टीरिया के नाम मत याद रखना, इसलिए मैं टर्म नहीं बता रहा हूँ, बट ये बीमारी करते हैं। एंथ्रेक्स हुआ, टीबी हुआ, कोलेरा हुआ, और जितने भी बहुत सारी बीमारी है, डाइसेंट्री वगैरह हुए जो बैक्टीरिया से होते हैं, पेचिस वगैरह, बहुत सारी बीमारी हैं बैक्टीरिया से होती है। वो बैक्टीरिया की खोज की थी किसने? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने, फादर ऑफ। सारी बैक्टीरिया की डिजीज पढ़ाऊंगा मैं, जो आपके एग्जाम में पूछ। हेल्थ एंड डिजीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड डिजीज को पढ़ना। और हेल्थ का मतलब क्या होता है, कभी सोचना हेल्थ का मतलब क्या होता है? क्या हेल्थ स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि आपको बीमारी नहीं है तो आप स्वास्थ्य अच्छी है आपकी? नहीं, कभी नहीं। सिर्फ बीमारी ना होने से आपकी स्वास्थ्य अच्छी है, ऐसा कभी नहीं होता। हेल्थ की परिभाषा, हेल्थ का मीनिंग बहुत ही ब्रॉड है, और भी चीजें इंक्लूड होती है। कि आप स्वास्थ्य आपका अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बीमारी नहीं है। आपको बीमारी नहीं है तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, ये बात नहीं है। बीमारी के अलावा और भी चीजें होनी चाहिए, तब जाकर कंप्लीट बोलते हैं कि ये आदमी का स्वास्थ्य अच्छा है, इस आदमी का हेल्थ अच्छा है। मैं बताऊंगा जब हेल्थ पढ़ाऊंगा, तो हेल्थ एंड डिजीज की बात करूंगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? महान व्यक्ति लुईस पाश्चर, यहां लिखता हूं। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है लुईस पाश्चर, लुई पाश्चर, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों, ठीक है। 18, इनका जो जन्म हुआ है, इनका जो जन्म है 1822 से 1895। मुझे लगता है कि आपसे तो इतना पूछा नहीं है कि महान वैज्ञानिक है, तो मैं बता देता हूं। जैसे कि उनकी बात की थी मैंने 1858 में, जेसी बोस 1937 लास्ट उनकी डेथ हुई, इसलिए महान लोगों की मैं थोड़ा बता देता हूं, ठीक है। 1822 1895 ये उनका समय काल है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक का, ठीक है। ये समय काल है, ज्यादा दिन तो नहीं दिख रही है, लेकिन इन्होंने इतना इतना काम किया ना, कभी काम बताने लगूं तो शायद मुझे 2-3 घंटा इनके काम पे लग जाएंगी बताने में, लेकिन फिर भी मैं आपको उतना बता देता हूं जितना आपके एग्जाम के एग्जामिनर के लेवल से ऊपर हो जाए। वो इससे बाहर नहीं पूछ पाए, ठीक है। और पूछ लिया तो फिर लक खराब है आपका, क्योंकि मैं कितना बताऊं, माइक्रोबायोलॉजी तो पूरा नहीं पढ़ा सकता ना आपके लेवल पे, लेकिन फिर भी आपको दिखेगा कि मैं माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ा सकता हूं तो मैं इसमें से क्या क्या चीज निकाल के आपको देने वाला हूं, क्या क्या चीजें निकाल के इस ब्रांच में आपको पढ़ा रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए काम का है ना, जो पूछा जाएगा। 1822 1895 इनका जो जन्म हुआ है, उस जगह का नाम है डोल। याद रखना, कभी पूछ ले, बहुत ही फेमस वैज्ञानिक है डोल। जूरा रीजन में पड़ता है ये, जूरा रीजन कहां पे? फ्रांस, फ्रांस में, ठीक है। जूरा रीजन, जूरा जानते हो, जूरा माउंटेन, जूरा माउंटेन के बारे में आपने सुना है? ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा जूरा माउंटेन, सब अल्पाइन माउंटेन है ये जूरा माउंटेन। ये डोल जगह का नाम है, जूरा रीजन में पड़ता है फ्रांस में, वहां इनका जन्म हुआ था। जूरा माउंटेन जो है एक माउंटेन भी है जूरा नाम से, आपको पता है जूरा माउंटेन? जूरा माउंटेन रेंज है एक्चुअली, वो श्रेणी है जूरा माउंटेन। ज्योग्राफी में पूरा डिटेल में बताऊंगा सारे माउंटेन्स के बारे में। जूरा माउंटेन रेंजेस, ठीक है। जूरा का मतलब क्या होता है? फॉरेस्ट, फॉरेस्ट होता है जूरा का मतलब। और फॉरेस्ट वहां पे जंगल बहुत थे, और वहां से फिर जूरा से फिर निकल के माउंटेन भी मीनिंग निकल के आती है कि पहाड़, वो भी मीनिंग निकल के आती है। बट अभी आप इतना ध्यान रखना है कि जूरा माउंटेन रेंजेस भी हैं, फॉरेस्ट, जो कि स्विट्जरलैंड में ज्यादा है। ये इसका पोर्शन स्विट्जरलैंड में ज्यादा है ना, और फ्रांस में कम है थोड़ा, वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है फ्रांस के जूरा माउंटेन। और ये सीनोजोइक एरा में बनना स्टार्ट हुआ था 65 मिलियन ईयर एगो, 65 मिलियन ईयर एगो सीनोजोइक एरा है। मैं एरा सब कुछ बात करूंगा, पेलियोजोइक, सीनोजोइक, सारी एरा जितनी होती है ना, सब, प्लिस्टोसीन, इओसीन, प्लायोसीन, सब कुछ बात करूंगा। ज्योग्राफी में जूरा, जुरासिक, ट्रायसिक, सब कुछ। जुरासिक यहां से भी लिंक करती है जूरा रीजन से, ठीक है ना। तो सीनोजोइक एरा में लगभग ये माउंटेन बनी थी। इसी के आसपास में अल्प्स माउंटेन, अल्प्स आप जानते हो, नाम सुनोगे, अल्प्स माउंटेन, अल्प्स माउंटेन इसी के समय के पास का ही है अल्प्स माउंटेन।
और ये सब अल्पाइन माउंटेन है। मैं बात करूंगा ब्लॉक माउंटेन क्या है और जितने भी माउंटेन्स होते हैं ना, क्योंकि ज्यादा ज्योग्राफी बात नहीं करूंगा यहाँ पे। जूरा माउंटेन रेंजेस 360 किलोमीटर में है। ये आर्क जो है ना, ये एक चाप टाइप का 360 किलोमीटर में है, लगभग 360 किलोमीटर में है। इसके हाईएस्ट पीक कौन कौन है आपके एग्जाम में तो कभी नहीं पूछेगा। आईएएस की इतनी नहीं है कि वो पीक पूछने जाए इस माउंटेन की। वैसे तो फिर दुनिया में इतने माउंटेन, सबके पीक पूछने लगोगे। इंडिया के जो माउंटेन है उसके पीक तो पूछ सकता है, जाहिर सी बात है। जो इंपॉर्टेंट माउंटेन है दुनिया में भी, एंडीज, रॉकीज, इनकी पीक पूछी जा सकती है, जो मेन पीक है। जूरा माउंटेन, जूरा का मतलब फॉरेस्ट होता है। जूरा माउंटेन रेंजेस जो है स्विट्जरलैंड में ज्यादा पोर्शन है, फ्रांस में थोड़ा कम पोर्शन है, पूरा 360 किलोमीटर में है। राइन नदी जानते हो आप, रोन नदी, राइन और रोन, राइन रोन नदी से चलती है और राइन तक ये पूरा माउंटेन फैला हुआ है, रोन नदी से राइन तक। तो ये कहीं ना कहीं बीच में उसी के साथ में ये क्या कहते हैं माउंटेन भी है, रोन नदी और राइन नदी। रोन नदी से होते हुए ये जूरा माउंटेन राइन नदी तक है पूरा, ठीक है। उतनी आपको मैं नहीं बता रहा हूं, फिर भी ये ध्यान रखना, दो नदी है, राइन और रोन। और जूरा माउंटेन रेंजेस हैं। जूरा माउंटेन रेंजेस, जूरा का मतलब होता है फॉरेस्ट, 360 किलोमीटर के आसपास में ये है। स्विट्जरलैंड में इसका ज्यादा पोर्शन है, फ्रांस में इसका पोर्शन कम है इस माउंटेन का। और इसकी माउंटेन की खासियत ये भी है कि लाइम स्टोन के डिपोजिट्स मिलते हैं। चूना पत्थर जानते हो ना, चूना पत्थर, लाइम स्टोन। मैं लाइम स्टोन की कास्ट टोपोग्राफी, KARST, कास्ट टोपोग्राफी में पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी में, जब टोपोग्राफी पढ़ाऊंगा तो स्थल आकृतियां। तो कास्ट टोपोग्राफी में आप लाइमस्टोन की बात सुनते हो, तो लाइमस्टोन के डिपोजिट्स यहाँ पे फॉजिल्स बहुत हैं। और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने यहाँ पे लाइमस्टोन के लिए कुछ टर्म भी दिया था, मैं वहां पे ज्योग्राफी बता दूंगा। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहे जाते हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि फादर ऑफ इकोलॉजी भी कहे जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे जूरा माउंटेन रेंजेस में लाइमस्टोन के डिपोजिट्स मिलते हैं और उस डिपोजिट्स के लिए इन्होंने कुछ कहा था, कुछ टर्म दिया है। वो टर्म लाइमस्टोन से रिलेटेड ही हैं, वो चीजें मैं वहां पे डिटेल में आपको बताऊंगा। बट जूरा रीजन थोड़ा सा लिंक हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। और भी चीजें हैं माउंटेन के बारे में। चिनोजोइक एरा में बना है ये 65 मिलियन ईयर एगो पास में, 65 मिलियन ईयर एगो के आसपास। अल्प्स माउंटेन उसी के साथ में है, पास में ही बना था। सब अल्पाइन माउंटेन रेंजेस में आते हैं ये, सब अल्पाइन। आपने सुना होगा टर्सेरी माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन, सब अल्पाइन माउंटेन्स, सब अल्पाइन माउंटेन रेंज में आता है जूरा माउंटेन, ठीक है। जूरा का मतलब फॉरेस्ट होता है। अल्टीमेटली इसकी मिली निकल के माउंटेन आती है, कुछ अलग भाषा के टर्म से, ठीक है। बट आप नॉर्मली जूरा फॉरेस्ट है, जूरा एक माउंटेन रेंजेस है, जूरा का मतलब फॉरेस्ट होता है, जंगल, है ना। तो ये ध्यान रखना, जूरा से थोड़ा लिंक था, मैंने बता दिया। और भी चीजें हैं मैं ज्योग्राफी में बता दूंगा, एग्जामिनर भी पूछेगा कहां से पूछोगे, पूछ लेना, कह देना, एग्जाम के लेवल के हिसाब से मैं उतनी बात कर लूंगा। नहीं तो मैं पूरा का पूरा फ्रांस की माउंटेन ही बताने लगूं। राइन नदी, रोन नदी की बेसिन्स है, बेसिन्स में बेसिन ये बताता है, बनाता है ये जूरा माउंटेन, वाटर शेड बनाती है ये जूरा माउंटेन से। आपको समझ में, वाटर शेड समझते हो ना, पानी गिरा एक साइड इधर, वाटर डिवाइड वगैरह से नाम से आप सुने होंगे कुछ। मैं सब कुछ बात करूंगा ज्योग्राफी में। तो लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, इज द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इन्होंने मानवता के लिए बहुत कुछ काम किया है। इनके लिए सैल्यूट करो और दिल से इनके लिए वो भाव होना चाहिए, इज्जत वाली, ठीक है ना। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ किया है। अपनी बीवी को भी इन्होंने टाइम नहीं दिया, बीवी पागल हो गई थी, मेंटली खराब हो गई थी। इनके 2-3 बेटी थी, 3 बेटी में से उनमें भी बीमारी होगी, तीनों बेटी, बहुत कहानी, बहुत वो है, तब भी अपना काम नहीं छोड़े मानवता के लिए। परिवार बिखर चुका था इनका, लेकिन अपने मानवता के लिए उन्होंने काम नहीं छोड़ा। और क्या काम किया अभी देखते जाओ, मैं वो कहानी नहीं बताऊंगा। इनके पिताजी लेदर, जो टैनरी होती है ना, टैनरी, चमड़ा उद्योग में काम करते थे, लेकिन वो काम उनको पसंद नहीं था, ठीक है ना। और ये वहां जाते भी थे, अपने पिताजी का हाथ बटाते थे। और उनके पिताजी चाहते थे कि लुईस पास्चर पढ़ के बहुत अच्छा व्यक्ति बने, ठीक है। इनका वो तमन्ना था, लुईस पास्चर पढ़ के, क्योंकि बचपन में पढ़ने में अच्छे नहीं थे। कहानी बहुत अच्छी है इनकी कि कैसे कैसे वो बढ़ा, इनकी रुचि बढ़ी और कैसे कैसे इन्होंने टीचिंग भी की है, पढ़ाया भी है। हर साइंटिस्ट ने टीचिंग की है यार, अगर साइंटिस्ट टीचिंग ना करे तो समाज में अच्छी नॉलेज जाएगी कैसे। तो हर साइंटिस्ट ने, मैंने बताया था आपको, जेसी बोस ने की है, लुईस पास्चर ने की है, हर साइंटिस्ट ने, न्यूटन ने पढ़ाया है, गैलीलियो ने पढ़ाया है, आइंस्टीन ने पढ़ाया है, रिचर्ड फेनमैन ने पढ़ाया है। किसकी नाम लूं, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, किसकी नाम लूं, सब ने पढ़ाया है। सारे साइंटिस्ट थे, पढ़ाते भी थे,
सब कुछ किए हैं लोगों ने, ठीक है। इन्होंने भी पढ़ाया है अलग अलग कॉलेज में। डोल, जुरा रीजन, फ्रांस, लुईस पास्चर, ठीक है। और इनके बारे में अगर मैं बात करूं लुईस पास्चर की, तो डोल जगह का नाम है, जुरा रीजन, फ्रांस। उसके बाद अगर मैं पॉइंट बाई इनको बात बताते जाऊं तो बात ये है कि ये केमिस्ट थे, ये केमिस्ट, फाइनली केमिस्ट थे, और भी पढ़ाई इन्होंने किया है, केमिस्ट, रसायन विज्ञान से रिलेटेड थे, केमिस्ट थे। तो क्योंकि उस समय फ्रांस में, फ्रांस की जो इकोनॉमी है ना, अर्थव्यवस्था, फ्रांस की इकोनॉमी है, इस समय की बात कर रहा हूं मैं, इकोनॉमी जो है फ्रांस की, और इस समय से पहले भी, इनके जन्म से पहले भी फ्रांस की इकोनॉमी वाइन इंडस्ट्री, शराब जो होती है ना, उस पर डिपेंडेंट थी। फाइन, फ्रांस की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी वाइन इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थी। और ये केमिस्ट थे, रसायन विज्ञान के रिलेटेड, केमिकल से डील करते थे। तो कहीं ना कहीं इनके पास इंडस्ट्रीज के लोग, अब कहानी भी बहुत है, मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फॉरवर्ड आपको बताता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इनके पास लोग पहुंचे और प्रॉब्लम ये आ रही थी कि शराब खट्टे हो जा रहे थे, ठीक है ना, फ्रांस में, क्योंकि फ्रांस की अर्थव्यवस्था शराब पे टिकी थी, वाइन पे टिकी थी, अल्कोहल पे टिकी थी। तो वाइन अल्कोहल में कुछ अंतर होती है, बट आपके लेवल पे एक ही मान लो, वाइन एंड अल्कोहल में कुछ डिफरेंस होती है ना। जो आप नाम सुनते हो, बियर, वाइन, वोडका, साइडर और रम, विस्की, इनमें अल्कोहल की परसेंटेज अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं इसमें बता रहा था कि कुछ लोग इनके पास पहुंचे, लुईस पास्चर के पास, ये अपने लैब में थे, अपने लैब में काम कर रहे थे, क्योंकि ये केमिस्ट थे। तो लोगों को पता चला कि भाई केमिस्ट है, तो लोग इनके पास आए कि भाई बताओ, शराब जो है खट्टी हो जा रही है, और क्योंकि अर्थव्यवस्था पूरी की पूरी शराब पे टिकी थी फ्रांस की, तो इनके पास लोग आए लेके कि ऐसी सी बात है, शराब खट्टी हो जा रही है, क्या कारण है। तो इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया, बहुत स्टडी किया, बहुत स्टडी किया, तो इन्होंने पाया कि शराब में कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि शराब को खराब कर दे रहे हैं, ठीक है ना, शराब को खट्टा कर दे रहे हैं, ठीक है। और जब खट्टा हो जाएगा तो कोई पिएगा नहीं, है ना, तो चखना अपना लेकर बैठ जाओ, पीना हो तो, क्योंकि शराब की बात चल रही है, तो कोई पिएगा नहीं, खट्टा हो जाएगा तो इन्होंने बहुत अध्ययन के बाद ये पाया कि शराब में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो कि कुछ फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया, फर्मेंटेशन नाम बोलते हैं, इंग्लिश में बहुत फेमस है ये फर्मेंटेशन नाम, कुछ फर्मेंटेशन नाम की चीजें वहां पे हो रही है प्रक्रिया शराब के अंदर, कुछ जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, उन्होंने पाया कि ये काम कर रहा है फर्मेंटेशन, और इस चक्कर में एसिड वगैरह बनते हैं फर्मेंटेशन से, और भी चीजें बनती हैं, तो वो बन रही है, इसके चक्कर में शराब खट्टा हो जा रहा है, ठीक है, ये चीज पता चली। तो इन्होंने बताया कि कैसे इसका उपाय क्या हो सकता है कि आपका शराब बच जाए। तो उन्होंने बताया कि एक काम किया जा सकता है कि आप शराब को थोड़ा हीट करो, है ना, हीट करो, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओ, उष्मा दो उसमें, थोड़ा हीट करो। तो लोगों ने बोला कि भाई अगर आप शराब हीट करोगे तो उसमें से अल्कोहल जो है वो तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, इवोपरेट कर जाएगा, अल्कोहल जो वाइन के अंदर अल्कोहल होती है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, आप एक काम करो, इसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करना है, इतना टेम्परेचर पे हीट करना है कि इसकी अल्कोहल जो है, वाइन से, शराब से जो अल्कोहल का है, अल्कोहल जो है वो इवोपरेट ना करे, मैं उतने टेम्परेचर पे हीट करूंगा इसको, ठीक है। और 50 से 60 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर रेंज था, 50 से 60, ठीक है। इस पे अल्कोहल का वो जो है इवोपरेट नहीं करेगी। मैं केमिस्ट्री में आपको बता दूंगा कि अल्कोहल की इवोपरेशन टेम्परेचर कितनी होती है, कितने टेम्परेचर पर बॉयल होने लगती है चीजें, बट यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। तो 50-60 डिग्री सेल्सियस के आसपास में उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा हीट किया जाए शराब को, ठीक है। और इससे क्या होगा कि जो इसमें बैक्टीरिया है, जो ये फर्मेंटेशन की क्रिया कर रहे हैं, जिसके चक्कर में ये शराब खट्टी हो जा रही है, वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। तो जब बैक्टीरिया मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारा शराब बच जाएगा, शराब अच्छा रहेगा, शराब खराब नहीं होगा। तो लोगों ने बोला ठीक है, वो फर्मेंटेशन की क्रिया चालू हुई। तो क्रिया ये थी कि हाई हीट, है ना, हाई हीट 60 से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, हाई हीट पे करना है गरम, शॉर्ट समय के लिए, कुछ समय के लिए, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, इसके आसपास के समय में करना है। और यही जो प्रक्रिया है, यही पास्चुराइजेशन के नाम से फेमस हुआ। ये शराब में किया गया, पहले बार वाइन में किया गया, और यही प्रक्रिया बाद में पास्चुराइजेशन के नाम से फेमस हुआ, जो कि दूधों के लिए, दूध के लिए करते हो, दूध पाश्चुकृत होता है ना, आप डेयरी मिल्क जो लेते हो, सुधा का लेते हो, सांची का आती है, तो पाश्चुकृत लिखा होता है ना, पास्चुराइजेशन। तो ये जो प्रक्रिया पास्चुराइजेशन है, वो कहीं ना कहीं शराब इंडस्ट्री में पहले तैयार यूज किया गया था,
शराब को बचाने के लिए। बाद में यही हाई हीट पे गर्म करो और थोड़े समय के लिए करो, ठीक है। एक ठंडा कर दो, मैं बात करूंगा कि तुरंत ठंडा करो, चिल कर दो, उसकी बात मत करना, अभी पास्चुराइजेशन में आऊंगा। तो हाई हीट पे गर्म करना है। हीट ए मटेरियल, हीट ए सब्सटेंस फॉर हाई टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर ए शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो शॉर्ट समय के लिए, कम समय के लिए आपको गर्म करना है। यही प्रक्रिया को पास्चुराइजेशन कहा गया बाद में चल के, जो कि दूध के लिए और अदर डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए और अदर कैन प्रोडक्ट्स के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है, पास्चुराइजेशन। तो ये इनकी कहानी थी पहली। तो क्योंकि द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस इज डिपेंडेंट ऑन द वाइन इंडस्ट्री, वाइन इंडस्ट्री पे डिपेंड कर रही थी, तो ये एज ए केमिस्ट ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द एल्कोहल, ही इज गोइंग टू वर्क ऑन द वाइन। वाइन पे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, उसकी फर्मेंटेशन प्रक्रिया को समझना स्टार्ट किया। उनको पता चला कि वाइन के अंदर कुछ जीवाणु, कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये काम कर रहे हैं, वाइन को खराब कर रहे हैं, है ना, खट्टा कर रहे हैं। और क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमी वाइन पर डिपेंडेंट थी, तो फ्रांस का सॉल्यूशन भी मिल गया, और उसके साथ साथ में हमारे पूरे समाज के लिए सॉल्यूशन मिल गया। जो दूध में आप नॉर्मल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं जो दूध में होते हैं, जो बीमारी फैलाते हैं, पास्चुराइजेशन मेथड से उस बैक्टीरिया को मारा जाता है, ठीक है ना। इसकी कहानी अलग है कि अलग अलग रीजन जो होते हैं ना, अगर दूध बेंगलोर से आ रहा है, अगर दूध दिल्ली से आ रहा है, अगर दूध हरियाणा से आ रहा है, अलग अलग रीजन पे ये ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से की जाती है, क्योंकि अलग रीजन पे कौन सा बैक्टीरिया बेंगलोर का ज्यादा वो हो सकता है, हरियाणा में कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो ज्यादा वहां पाया जाता है, तो हो सकता है वो दूध में आ जाए। तो रीजन पे भी डिपेंड करता है कि पास्चुराइजेशन की टेक्निक कैसी होगी, है ना। रीजन पे भी डिपेंड करता है, क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र से आप दूध को इकट्ठा करके शहर में ला रहे हो, लोगों को दोगे। तो क्षेत्र पे भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार की पास्चुराइजेशन की टेक्निक करनी है, किस टेम्परेचर पे ले जाना है, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम रखना है, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम रखना है, या अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे लेके जाना है। ये सब कुछ डिपेंड करता है रीजन पे भी। डायरेक्ट मत पढ़ लिया करो, लोग पढ़ा देते हैं डायरेक्ट, बट रीजन पे भी डिपेंड करती है। ये भी डिपेंड करती है कि आप उससे चीज बनाने वाले हो उस दूध से, तो कौन सी टेक्निक अपनाओगे, दही बनाने वाले हो तो कौन सी टेक्निक अपनाओगे, ये भी डिपेंडेंस है। उतनी डिटेलिंग में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन डायरेक्ट पढ़ना सही नहीं है कि आप बस इतना पढ़ लो, दूध को गर्म कर दिया, ठंडा कर दिया, पास्चुराइजेशन हो गया। अरे भैया, डिपेंडेंस है, दूध कहां से आ रहा है वैसा पास्चुराइजेशन करेंगे। दूध में किस रीजन पे कौन सा बैक्टीरिया ज्यादा प्रोमिनेंट है, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें कितने टेम्परेचर पे ले जाना पड़ेगा, क्या वो बैक्टीरिया स्पोर बनाता है, क्या वो बैक्टीरिया हीट रेजिस्टेंट है, तो हमको उस हिसाब से टेक्निक लगानी पड़ती है टेम्परेचर की और टाइम की, कि किस टेम्परेचर को कितना गर्म किया जाए, किस टेम्परेचर पे और कितने समय पे गर्म किया जाए कि वो बैक्टीरिया मर जाए। अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की बात करते हो, इस बैक्टीरिया तो बहुत खतरनाक है, टीबी करता है। तो ये पास्चुराइजेशन इतना सिंपल नहीं है दुनिया में, बस दूध लाए गर्म कर दो पास्चुराइज हो गया। लोग बता देते हैं, नहीं पता है तो क्या करेंगे, पढ़ के आए हो कि भैया हाई टेम्परेचर लो टाइम, लो टेम्परेचर हाई टाइम, बस बहुत है। रीजन पे डिपेंडेंस है। मैं पास्चुराइजेशन पढ़ाने लगूं तो 3-4 घंटा पास्चुराइजेशन में आपको समझने में लगेंगे कि थर्मल टेक्निक्स कितनी होती हैं। इस पे भी जरूरत नहीं आपको, बस इतना समझो कि हाँ क्या चीजें उन्होंने की। तो इन्होंने पास्चुराइजेशन टेक्निक की खोज की, जो कि पहली बार वाइन में, उसके बाद दूध में, अलग अलग प्रोडक्ट्स में यूज किया गया। इसी टेक्निक को हीट पास्चुराइजेशन, हीट करना है, पास्चुकृत दूध होते हैं ना, वही बात कर रहा हूं मैं। तो जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनको मारना रहता है। पास्चुकृत पैथोजन, जो पैथोजन होते हैं ना बैक्टीरिया, जो बीमारी कर सकते हैं, और वो बैक्टीरिया जो स्पॉइल कर सकते हैं, दूध को खराब कर सकते हैं, भले बीमारी ना करे, अगर दूध खराब कर रहा हो तो उसको भी मारेंगे, दूध खराब कर देगा वो। पॉकेट का दूध ज्यादा दिन नहीं चलेगा, पैकेट का दूध। तो मुझे स्पॉइलेज बैक्टीरिया को भी मारना है जो स्पॉइल करेगा दूध को, और मुझे उस बैक्टीरिया को भी मारना है जो बीमारी करेगा इंसान को। अगर इंसान में जाएगा वो बैक्टीरिया तो बीमारी कर देगा, तो मुझे दोनों मारना है, इसलिए वो ध्यान रखा जाता है। टेक्निक थोड़ी सी वैसी नहीं है जैसा आप समझते हो, ठीक है, सिंपल जो लोग बता देते हैं। पास्चुराइजेशन टेक्निक की खोज की, वाइन इंडस्ट्री से इसकी शुरुआत हुई थी पहली। पास्चुकृत दूध आप यूज करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स में भी यूज किया जाता है। दूसरा, इन्होंने अगर बात करूं तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, इन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को दिया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुईस पास्चर। और कभी लुईस पास्चर ऑप्शन में ना आए तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, एग्जामिनर तेज अगर होगा तो दिमाग लगा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं उनको दिमाग लगाने से पहले मैं आपको बता दूं, रॉबर्ट कोच,
इनका अगर नाम आता है, अगर इनका नाम नहीं दिया तो ये टिक जाएगा जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को देने के लिए। अब जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज क्या है, मतलब मैंने बताया कि लुईस पास्चर अगर ऑप्शन में है तो ठीक है, इनका ही नाम देना, लेकिन लुईस पास्चर ऑप्शन में नहीं है और रॉबर्ट कोच ऑप्शन में है, तो रॉबर्ट कोच जाएंगे इस थ्योरी को देने के लिए, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज। जर्म थ्योरी, जर्म का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं, जो पढ़ रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जीवाणु वाणु बैक्टीरिया वगैरह, वही माइक्रो, जर्म का मतलब वही होता है। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, जर्म इज रिलेटेड टू डिजीज, जर्म इज रिलेटेड टू डिजीज मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिलेटेड टू डिजीज। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जो बीमारी करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोआ हो। ये नहीं है कि कुछ बुरी आत्मा, भगवान का प्रकोप, मैंने कहानी बहुत बताई है, फाउल एयर, कुछ गंदी हवा, जैसे मलेरिया। मलेरिया का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मलेरिया जो आई थी ना टर्म, मलेरिया, ये मल और एरिया, मलेरिया जो टर्म है ना वो मल और एरिया, मल मतलब बैड, खराब, एरिया मतलब एयर। तो बैड एयर, जहां बुरी हवा है वहां पे मलेरिया हो जाती है। ऐसी सी प्रथा चलती आई है, ठीक है ना। वो रोमन समय में, रोमन आर्मी की मैं बात करूंगा जब मलेरिया पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बता दूंगा कि जहां कैंप लगाते थे ना वहां दलदली एरिया था, और दलदली एरिया है तो वहां की हवाएं जो है बदबूदार थी, तो उससे उन्होंने, क्योंकि वहां पे जो लोग रहते थे कैंप में, रोमन आर्मी के लोग, तो उनको मलेरिया हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई मलेरिया हो गया, मतलब उनको लगा कि भाई कुछ बुरी हवा है यहाँ पे, उसी के कारण ये बीमारी हो रही है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जहां कीचड़ होगा वहां पे क्या होगा कि पानी है तो मच्छर पनपेंगे, मच्छर पनपेंगे वहां अंडे देंगे, उनके बच्चे होंगे, वो मच्छर के चक्कर में आपको मलेरिया होगा। उन्होंने ये नहीं सोचा, उन्होंने सोचा कि भाई कीचड़ है, बुरी हवा है, मतलब कि बदबूदार हवा है, तो यही बदबूदार हवा मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो नाम आ गया मलेरिया। मल मतलब खराब, एरिया मतलब बुरा। ऐसी सी कॉन्सेप्ट थी जो कि आज सही नहीं है, आप जानते हो, ठीक है, आज सही नहीं है ये कॉन्सेप्ट, सही, लेकिन नाम वही चला आ रहा है ना, वही नाम। तो ऐसी कॉन्सेप्ट थी पहले कि भाई कुछ बुरी हवा से बीमारी हो जाते हैं, कुछ भगवान का प्रकोप है, कुछ ऐसा है, बुरी आत्मा का प्रकोप है, एविल स्पिरिट है ना, बुरी आत्मा का प्रकोप है, उसके चक्कर में बीमारी हो जाती है। तो ये जर्म थ्योरी इस बात को काटी कि नहीं, जर्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, यही सब है जो कोई बीमारी का कारण बनते हैं। ये पहली बार ये बात निकल के आई थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से, ये दिया गया था। तो ठीक है, मैंने और भी कहानी बताई, आपको याद होगा, ठीक है। तो ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज इस बात को पुष्टि करती है कि जो भी जर्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया, वायरस, इनसे रिलेटेड बात कर रहा हूं मैं, एग्जाम्पल मैंने बहुत बताया आपको, वही किसी बीमारी का, डिजीज का कारण है। ऐसे बुरी आत्मा, बुरी हवा, मलेरिया, बुरी हवा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये लोगों ने एक्सेप्ट किया बाद में, फिर उन्होंने, रॉबर्ट कोच का भी नाम जाता है, ये भी लगे हुए थे इन चीजों में, इनकी भी, कोच की पोस्टुलेट्स भी है, कोई बीमारी कैसे होती है और उसका अगर कारक पहचानना है कि ये बीमारी का यही कारक है, ये बीमारी बैक्टीरिया से ही हुआ है और ये बैक्टीरिया ये वाला है, इसका नाम ये है, तो उन्होंने कोच पोस्टुलेट निकाला था। आपको जरूरत नहीं है, स्टेप्स है 5-6, वो आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये नीट में मैं पढ़ाऊंगा इन चीजों को, कोच पोस्टुलेट्स, या माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ाऊंगा एमबीबीएस को, या क्या कहते हैं बी फार्मा वालों को, तो वहां पे मैं कोच पोस्टुलेट भी बताऊंगा कि कितने कोच पोस्टुलेट्स हैं। कोच पोस्टुलेट ये है कि किसी बीमारी का कौन सा कारक है, कोई बीमारी किसके कारण हुआ है, जीवाणु के कारण हुआ है, वायरस के कारण हुआ है, तो ये पहचानना कि भाई ये बीमारी का ये कारक है, ये पहचान करना ही कोच पोस्टुलेट है, जो कि रॉबर्ट कोच ने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये पास्चुराइजेशन हो गया, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज समझ में आ गया होगा, 2 हो गए। और सुनो, इन्होंने डिस्प्रूव किया था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। मैंने बहुत बात की है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, आपको याद होगी। तीसरा नंबर में डालूंगा, ही डिस्प्रूव्ड थ्योरी ऑफ स्वतः जननवाद। ये स्वतः जननवाद, स्वतः, ही डिस्प्रूव थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। क्या मानना था पहले, बहुत कहानी बताई है, फिर से बताऊं क्या, अब नए होंगे तो कहेंगे कि कहां कहानी बताई है, तो पिछला वीडियो देखोगे तभी तो समझ में आएगी ना, फिर भी सुन लो थोड़ा सा। स्वतः जननवाद का ये बोलना था कि देखो भैया, एक बार जीव जो है निर्जीव पदार्थ से बन जाता है, नॉन लिविंग मैटर से जीव बन जाते हैं, और उसके बाद जो जीव बन गया
वो जीव अपने में जनन करके रिप्रोडक्शन करके आगे की पीढ़ी बढ़ा लेते हैं। लेकिन नया जीव नॉन लिविंग मैटर से ही बनता है, निर्जीव पदार्थों से बनता है, ऐसा मानना था। जैसे जैसे ये था कि वॉन हेलमोंट ने ये बोल दिया गया था, चूहे बनाने की रेसिपी बता दी थी, कैसे चूहे बनाना कैसा है, चूहे कैसे बनेगा, इनसे पूछा गया। इन्होंने बोला देखो कुछ नहीं करना है, एक बदबूदार एकदम कमीज लो, शर्ट जो है ना बदबूदार, एकदम बदबू कर रहा हो, पसीने से भीगा हो एकदम, है ना, वो ले लो। लोगों बोला ठीक है। इन्होंने वो काम किया था तो लोगों को बताया, मैंने ये किया, बदबूदार कमीज लिया। उसके बाद मैं गेहूं लिया, गेहूं होता है ना वीट, गेहूं लिया और उसको मैंने एक बर्तन में रख दिया, ठीक है, गेहूं में बदबूदार कमीज में रख दिया और देखा कि 21 दिनों में उसमें चूहे पनप गए उस गेहूं में, बदबूदार कमीज में से। और जो गेहूं मैंने रखा था एक बर्तन में, एक घड़े में, मिट्टी का, मान लो मिट्टी का ही था एक्चुअली उस समय देख लो कब के काल के हैं लोग, है ना, ये अभी स्टील नहीं चल रहा था उस समय। तो चूहे निकल गए 21 दिनों में, ऐसा इन्होंने रेसिपी बता दी थी चूहे बनाने की। अब थोड़ा सा तुम ध्यान, मैं बता दूं क्या, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, ये चूहे कैसे बने होंगे, जाहिर सी बात है भाई, आपने कमीज में क्या रखा, गेहूं। अब भाई बर्तन को आपने कवर नहीं किया, पूरा ढक के नहीं रखा, बस रख दिया, तो भाई कोई भी चूहा होगा अगल बगल में, वो ढूंढते ढूंढते तो पहुंच जाएगा ना कि भाई यहाँ पे गेहूं है खाने के लिए। अब जब गेहूं खाएगा तो जो जहां खाएगा वही बच्चा पैदा करेगा, तो वहां पे बहुत सारे बच्चे मिल गए चूहे के। तो इन्होंने उतना दिमाग नहीं लगाया, रहने दो। तो ऐसी रेसिपी दी गई है। बत्तख के पेड़ हुआ करते थे, तो बत्तख के पेड़ से अगर जो फल गिरता था पानी में ना, तो उस पानी में जो फल गिरता था उस फल से बत्तख बनते थे, नॉन लिविंग मैटर से, निर्जीव पदार्थ से बत्तख बन गया। मेमने की भी कहानी है, मेमना होता है ना मेमना, उसकी भी कहानी है। तो ऐसी बहुत सारी कहानी है, नील नदी के कीचड़ में बहुत सारी कहानी है, क्या बताऊं तुमको, इतनी निर्जीव पदार्थों से जीव बनाने की कहानी है ना। क्या क्या कहते हैं, जो मैगट्स होते हैं ना, मैगट्स लार्वे वगैरह होते हैं, उससे उन्होंने मक्खी बनाने की कहानी बता दी है। कि जो मैगट्स का मतलब होते हैं कि लार्वा होता है ना, मैगट्स आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि आपके लेवल तो उतना सुनते नहीं हो आप लोग। तो जो एक तरीके से गोबर वगैरह है, गोबर वगैरह है ना, उसमें अगर कोई मैगट्स वगैरह है कुछ, वो क्या कहते हैं, गोबर वगैरह से ऐसा बोलते थे कि मैगट्स कुछ वहां पे मक्खी के लार्वे वगैरह बन गए, वहां से मक्खी वगैरह बन गई, ऐसा ऐसा कहानी है, ठीक है। तो वो गलत साबित हुई थी, इन्होंने किया था कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, निर्जीव पदार्थ से जीव नहीं बनते हैं। जीव का बनने का जो प्रोसेस है, ये जो बोल रहे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, जिसके जनक बोले जाते हैं और जिसके समर्थक एनेक्सीमेंडर थे, थेल्स थे, प्लेटो थे, एरिस्टोटल थे, जॉन निधम थे, जॉन रे थे, ये सारे इसके समर्थक थे। एरिस्टोटल भी थे, अरस्तु भी थे, थेल्स थे, प्लेटो थे। थेल्स प्लेटो के बारे में आपने सुना होगा, रिपब्लिक बुक, पॉलिटी में याद करो, है ना। तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को डिस्प्रूव किया लुईस पास्चर ने, कहा कि हटा सावन की घटा, तुम लोग की बात गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए भी एक्सपेरिमेंट बहुत हुई थी, ऐसा नहीं है ना। लेजारो स्प्लेंजानी ने एक्सपेरिमेंट किया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक्सपेरिमेंट किया, लास्ट में लुईस पास्चर ने स्वान ने एक्सपेरिमेंट से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये निर्जीव पदार्थ से नहीं बनते हैं। ये एक्सपेरिमेंट पढ़नी होगी तो आ जाना नीट के, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना है, नीट के एग्जाम में आ जाना, इवोल्यूशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप में एक्सपेरिमेंट नहीं होते, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा बता ही दिया आपको। ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, कहा कि कुछ नहीं होता है, नॉन लिविंग मैटर से जीव नहीं बनते हैं, लाइफ नॉन लिविंग निर्जीव पदार्थ से नहीं बनती है। ये वो व्यक्ति हैं। फाइनली इन्होंने ही किया था डिस्प्रूव, फाइनली। इसके पहले भी, लुईस पास्चर के पहले फ्रांसिस्को रेड्डी और लेजारो स्प्लेंजानी भी थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, और फाइनली इन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, इनके एक्सपेरिमेंट की नाम है स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। कभी क्वेश्चन आ जाए स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो लुईस पास्चर। स्वान नेक, चौथे पे जोड़ लो, ही परफॉर्म स्वान नेक एक्सपेरिमेंट। स्वान मतलब बतख होता है ना, बतख, तो बतख के गर्दन के टाइप का ट्यूब बनाया था, ट्यूब एक्सपेरिमेंट में ट्यूब बनाया था, वो एक्सपेरिमेंट में बतख के गर्दन के टाइप का शेप का ट्यूब बनाया था, इसलिए स्वान नेक, बतख के गर्दन के जैसा एक्सपेरिमेंट बोला गया, क्योंकि ट्यूब जो बनाया था ना उसी शेप का था, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्हीं का किया हुआ है। और इसी एक्सपेरिमेंट से इन्होंने स्पॉन्टेनियस स्वतः जननवाद के थ्योरी को नकार दिया, काट दिया, डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है। ये 3 हो गया। और सुनो, लिख लेना,
नोट करना, नोट्स नहीं बना रहे हो तो समझ जाना, नोट्स बनाओ, नहीं तो आई विल किल यू, याद रखना। नोट्स बनाओ, बहुत जरूरी है, एग्जाम निकालना है तो, जिंदगी बढ़िया करनी है तो नोट्स बनाओ पहले, और बाकी समझा ही रहा हूं सारी चीजों को, है ना। बाकी तो कंप्यूटर तो हो नहीं कि सुन सुन के सारा रट लोगे, है ना। मुझे भी चीजें याद हैं, मैं तो कुछ नहीं, मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करूँ तो अभी 10 घंटा तक पढ़ाते रह जाऊँ, कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वो आपकी लेवल टॉप निकल जाएगी, एमबीबीएस लेवल पे पहुंच जाऊंगा मैं, ठीक है। तो कैसे है, मैंने सब कुछ प्रैक्टिस से ही किया है, ऐसा कुछ नहीं आया है, प्रैक्टिस बहुत मेहनत हुई है तभी जाके चीजें मेरे पास है। और मैंने बताया भी है, 100 सब्जेक्ट, 100 विषय से भी ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा, है ना। और किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी एग्जाम के लेवल पे स्पेशलाइजेशन से कम नहीं हो सकता। अगर किसी ने बोला कि स्पेशलाइजेशन से कम है तो मैं लेवल उतना बढ़ा दूंगा कि उनकी स्पेशलाइजेशन से ऊपर हो जाएगी, ठीक है। ये में टेंशन ना लेना, दिस इज विनय राजपूत, याद रखना, ये मैं हूं। सारी वो जो रिस्ट्रिक्शन है ना, बाउंडेशन है ना, बाउंड्री बनी हुई है ना, वो तोड़ने के लिए मैं ही हूं, मैं आया हूं। और ये देखो सब कुछ पॉसिबल है, ये बाउंड्री उंड्री कुछ नहीं होती है ना। जो करना है वो सब कुछ कर सकते। 100 सब्जेक्ट क्या, 10,000 सब्जेक्ट भी बना दोगे वो भी पढ़ लूंगा, वो भी पढ़ा दूंगा, वो भी नॉलेज रखूंगा, कोई मैटर नहीं करता है। लोगों के बनाने से क्या होता है, सब्जेक्ट पढ़ने वाले सब पढ़ लेते हैं, ठीक है। जिसको करना है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो बहाना मारते रहेगा स्पेशलाइजेशन का। आप देखते रहो, मैं अभी क्या कर रहा हूं, आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आप किससे पढ़ रहे हो आपको पता चलेगा। मैं ज्योग्राफी बात कर रहा हूं ना, एक बार ज्योग्राफी मेरे से पढ़ना, उसके बाद देखना कैसे पूरे पूरे इंडिया में तहलका मचने वाली है जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा दूं। अभी तो यही देख लो ना, अभी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में जब आऊंगा, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी वगैरह, तो फिर सोचना क्या क्या होने वाला है, देखना उस समय। लुईस पास्चर, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, बहुत सारे सब्जेक्ट है, जियोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा, एथिक्स का पोर्शन टाइम मिलेगा, एथिक्स पढ़ाऊंगा। आप सोचोगे मोरल वैल्यूज क्या होते हैं, इथनिक्स इथॉस क्या होते हैं, मलफिजेंस मिसफिजेंस क्या होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टील फ्रेम ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, सब कुछ पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लेना। एथिक्स में लुईस पास्चर। चौथा नंबर, आप चौथा है कि पांचवा है, पांचवा नंबर में भी, है ना। मैंने 4 पॉइंट शायद बता दिया आपको। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लास्ट थी, और थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्वतः जननवाद के सिद्धांत को इन्होंने नकारा। इनकी सारी मेन कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं कि इन्होंने मानवता के लिए क्या क्या किया। लुईस पास्चर, ठीक है, लुईस पास्चर कुछ भी बोल सकते हो। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर ये है कि इन्होंने कई सारी, ये मे भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन कई सारी कल्टीवेशन, बैक्टीरिया की कल्टीवेशन जो होती है ना, उनको कल्टीवेट करना, संवर्धन होती है ना, उनको करना, एक कल्चर प्लेट में बैक्टीरिया को उगाना। उगाना मतलब कि बैक्टीरिया को खाना पीना दो, उसमें उसके रहने के लिए, उसके जीने के लिए जो भी जरूरत की चीज है, तो अपने एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने कल्टीवेशन करने की बात कही कि बैक्टीरिया को कैसे आप कर सकते हो, ये टेक्निक दिया, ठीक है, कल्टीवेट करने के लिए बैक्टीरिया को, और लैब में। और उसके बाद इन्होंने कई सारी स्टरलाइजेशन, आपने सुना होगा स्टरलाइजेशन, डॉक्टर जब सर्जरी करते हैं तो भाई हीट में इंस्ट्रूमेंट को रख के स्टरलाइज करते हैं ताकि उसमें कुछ ऐसा इंफेक्शन वाला चीज ना हो। तो स्टरलाइजेशन की टेक्निक इन्होंने बहुत सारे बताया लुईस पास्चर ने। स्टीम स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव तो आजकल बहुत यूज होती है, जाओ मेडिकल हॉस्पिटल में आपको पता चलेगी। मैं मेडिकल में कैसे, मेडिकल के जो रूम होती है ना, जैसे कि आईसीयू हो गया, इनको कैसे स्टरलाइज किया जाता है, स्टरलाइजेशन की जाती है, ये आप में नहीं पता है, लेकिन मैं केमिकल्स के थ्रू मैं कभी बताऊंगा अलग से वीडियो लाके, अगर किसी को देखना होगा तो देख लेना। अदरवाइज मैं नीट वालों को तो बताऊंगा क्योंकि वो लोग डॉक्टर ही बनेंगे। तो कैसे हॉस्पिटल को स्टरलाइज किया जाता है ना, कैसे इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज करने के, हीट के अलावा और कौन कौन से टेक्निक है। एक तो हीट के थ्रू कर सकते हो, हाई टेम्परेचर पर रखोगे कुछ नहीं बचेगा भाई, जीवाणु वाणु सब मर जाएंगे, तो भाई स्टरलाइज हो गया इंस्ट्रूमेंट, जो डॉक्टर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना, स्कैलेपल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजें स्टरलाइजेशन की टेक्निक उन्होंने, ऑटोक्लेव के बारे में, स्टीम स्टरलाइजर के बारे में उन्होंने बताया। नहीं लिखो ये चीज, लेकिन फिर भी लिख लो, ठीक है। स्टीम स्टरलाइजर, ऑटोक्लेव, और भी है, मत लिखो, रहने दो उतना, बस इतना याद रखो कि स्टरलाइजेशन टेक्निक इन्होंने बहुत कुछ निकाला, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट में अगर कुछ ऐसे इन्फेक्शन वाले चीज चिपके हुए हैं, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, और उसी चिपके हुए चीज से किसी का पेट चीर दो, सर्जरी कर दो, तो जितना सर्जरी करने तुम ठीक नहीं करने गए, उतना तो बैक्टीरिया उसके पेट में डाल दिए तुमने,
ठीक है, तो इसके लिए स्टरलाइज करना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है, ताकि इसमें इन्फेक्शन के कोई भी पदार्थ ना रहे। इन्होंने खोजा। छठा में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ऐसा किया कि कई सारी पॉजिटिव डिजीज की होती है ना, कई सारी डिजीज होती हैं, आपको पता ही है डिजीज, तो उन्होंने कई सारी पॉजिटिव एजेंट जो डिजीज के लिए कारक है कि ये बीमारी का ये कारक है, इसी का कारण होता है ये बीमारी, तो बहुत सारी बीमारी पे इन्होंने काम किया, जैसे कि सिल्क वॉर्म डिजीज। अभी सिल्क की बात करूंगा, रेशम की बात करूंगा, मैं पढ़ाऊंगा सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म डिजीज की इन्होंने किया है ना, इसके बारे में बताया। सिल्क वर्म डिजीज, बहुत सारे बीमारी के पॉजिटिव एजेंट की इन्होंने डिस्कशन भी की है और उसके बारे में बताया भी है ना, सिल्क वर्म डिजीज। उसके बाद चिकन कोलेरा। चिकन कोलेरा फ्रांस में बहुत फैला हुआ था उस समय, बहुत फैला था चिकन कोलेरा। भेड़ों की बीमारी, एंथ्रेक्स हुआ करता था उनको, और क्योंकि फ्रांस में एंथ्रेक्स वगैरह जो उद्योग होते हैं ना, ये भेड़ की जो उद्योग होती है उसकी बाल को यूज करना, भेड़ के बाल यूज होते हैं ना, और चिकन वगैरह वहां पे बहुत उद्योग बहुत फैला हुआ था। लेकिन ये चिकन कोलेरा वगैरह से मुर्गी मरने लगे, एंथ्रेक्स से बहुत सारे भेड़ मरने लगे, तो वहां के उद्योग को बहुत नुकसान हुआ। तो इन्होंने वहां के उद्योग को संभाला, यहाँ पे भी दारू में भी, वाइन में भी संभाला, यहाँ पे भी संभाला वहां के उद्योग को। चिकन कोलेरा, एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स ज्यादातर ये सीप वगैरह, काऊ वगैरह जो मवेशी होती है ना, उसमें एंथ्रेक्स बीमारी होती है, ठीक है। बैसिलस एंथ्रियासिस, आप बैक्टीरिया का नाम मत याद रखना, ठीक है, मैं बताऊंगा भी नहीं, आपको पूछा नहीं जाएगा। हाँ, कुछ बैक्टीरिया है, टीबी वाला याद रख लेना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कुछ मैं लिखवा दूंगा जब बैक्टीरिया की बात करूंगा। तो बीमारी का जब बात करो ना, बीमारी अलग से हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाऊंगा, अभी तो इनकी फाइंडिंग्स बता रहा हूं लुईस पास्चर की, इन्होंने क्या क्या किया। एंथ्रेक्स, हाइड्रोफोबियल रेबीज। हाइड्रोफोबियल, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर, देखते हो ना, पानी से डर जाते हैं लोग, जिसको कुत्ता काट दिया और रेबीज हो गया। कुत्ते से भी होती है, मंकी से भी होती है, बहुत सारी इसके कारक है। मैं बीमारी जब पढ़ाऊंगा डिजीज वगैरह तो वहां पे आपको बताऊंगा। हाइड्रोफोबिया मतलब, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर। जब आपको रेबीज हो जाएगी तो आपको ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इन्होंने इस पे काम किया। लेकिन वैक्सीन किस किस पे बनाया इन्होंने, वैक्सीन की बात कर लो 7 नंबर पे। वैक्सीन इन्होंने बताया था फाउल कोलेरा, मुर्गी, और फाउल का मतलब मुर्गी होती है, फाउल कोलेरा, ठीक है। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भेड़ मवेशी जो होती हैं उनमें एंथ्रेक्स बहुत हुआ करता था उस समय, उन्होंने उसके लिए भी वैक्सीन वगैरह बनाया और वहां के उद्योग को संभाला, फ्रांस के उद्योग को, क्योंकि वहां पे ये भी टिकी हुई थी कि भेड़ उद्योग जो थी, मवेशी उद्योग थी, उनमें बीमारी बहुत फैल रही थी। एंथ्रेक्स की वैक्सीन बनाई, रेबीज की, हाइड्रोफोबियल रेबीज की वैक्सीन बनाई इन्होंने। कुत्ता कटने के बाद जो सुई लगाने जाते हो ना, तो इनको नमन गणो यही है वो जो वैक्सीन बनाए थे। और कान थोड़ी सी मैं बता भी दूंगा, चिंता ना करो। और मैंने बताया ना, इनकी बीबी पागल हो गई थी, दिमाग से मेंटली खराब। इनकी 3 बेटियां, उनको भी तीनों को बीमारी हो गया, 2 को कुछ और बीमारी हुआ, मैं नहीं बताऊंगा उतना, एक को कुछ और हुआ, सब घर नाश हो गया था इनका, नष्ट हो गया। लेकिन इन्होंने मानवता के लिए काम करते रह गए, घर को बर्बाद करके भी। हाइड्रोफोबियल रेबीज, ठीक है। तो इन्होंने बहुत सारे कॉजेटिव एजेंट पे काम किया है, सिल्क वॉर्म डिजीज पे काम किया, चिकन कोलेरा पे काम किया, हाइड्रोफोबियल रेबीज पे काम किया, अलग अलग डिजीज पे इन्होंने वैक्सीन बनाई है। फाउल कोलेरा, फाउल मतलब मुर्गी होती है, फाउल कोलेरा, कोलेरा जानते हो, विब्रियो कोलेरे इसकी बैक्टीरिया का नाम है, जिसके कारण कोलेरा, कलरा, कलरा, कलरा होते कलरा हो गया, तो विब्रियो कोलेरे बैक्टीरिया का नाम है, जीवाणु, उसके कारण कलरा होता है, ठीक है। तो फाउल कोलेरा, एंथ्रेक्स, फाउल मतलब मुर्गी, उनको कलरा होता था उस समय, ठीक है ना। एंथ्रेक्स भेड़ और सीप में, मवेशियों में ये बीमारी। हाइड्रोफोबियल रेबीज, रेबीज जानते ही हो, कुत्ता काटने के बाद लोग पागल हो जाते हैं, पागल कुत्ता अगर काट दिया, अगर वो रेबीज वायरस उसके पास है तो। रेबीज में कौन सी वायरस होती है, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस, बड़ा वायरस वायरस चल रही है यार, थोड़ा सा जानकारी रख लो, कब पूछ रहे कोई नहीं जानती है, कोई नहीं जानता है। 7 नंबर हो गया, इसकी वैक्सीन बनाई थी, मैंने जो लिखा है 7 नंबर पे, इन तीनों की। कभी क्वेश्चन पूछ ले लुईस पास्चर ने किसकी किसकी वैक्सीन बनाई, तो एंथ्रेक्स, फाउल कोलेरा एंड हाइड्रोफोबियल रेबीज, ये बताओगे 7 नंबर, ठीक है। नोट करो नोट करो नोट करो। अब इनकी इतनी फाइंडिंग्स हैं कि मैं बताते रह जाऊं, आप सुनते रह जाओगे, फिर भी जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है मैं वही बता रहा हूं। वैक्सीन वगैरह तो पूछ लेगा ना यार। स्टीम स्टरलाइजर, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इन्होंने स्टरलाइजिंग की टेक्निक खोजी।
और भी है, मैंने नहीं बताई आपको स्टरलाइजेशन में। ठीक है, अब देखो हाइड्रोफोबियल रेबीज की जो वैक्सीन बनाई थी ना, थोड़ी सी ये सुन लो। रेबीज बता दूं क्या, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में इसकी कहानी मैं पूरा ही बता दूंगा ताकि आपको याद रहे, फिर भी आप अभी सुन लो। ये रैप्डो वायरस जो होता है, ये वायरस का नाम है रैप्डो वायरस। कैसा होता है ये भी देखोगे, हर वायरस को मैं ड्रॉ करके दिखा सकता हूं, हर वायरस को। अभी आएगा कोरोना, मैं इसको भी दिखाऊंगा ड्रॉ करके। दिस इज द शेप ऑफ रैप्डो वायरस, ये है रैप्डो वायरस। अब इसमें डीएनए होगा क्या आरएनए होगा, अभी खुद सोचना। मैं एक हिंट करूंगा आपको कि कैसे एनिमल में कौन सा वायरस ज्यादा पाया जाता है, प्लांट में जो प्लांट को डिजीज करते हैं उनमें कौन सा वायरस ज्यादा पाया जाता है, कौन सा डीएनए आरएनए कौन सा पाया जाता है। जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है नॉर्मली, या जो एनिमल वायरस होते हैं जो एनिमल को डिजीज करते हैं, एनिमल वायरस, उसमें क्या होता है। और बैक्टीरिया को जो बीमार करते हैं वायरस, बैक्टीरियोफाज होते हैं, बैक्टीरियल वायरस जो होते हैं उनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है। ये एक थोड़ी सी ट्रिक है, अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा। मैं बताऊंगा उसको ट्रिक को। ये है रैप्डो वायरस। क्या करता है रैप्डो वायरस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जानते हो, ब्रेन जानते हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन को इंक्लूड किया जाता है। ब्रेन जो है उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही, ब्रेन के टाइप्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उसमें किस ब्रेन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन इंक्लूड किए जाते हैं। उस ब्रेन में इन्फ्लामेशन कर देता है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है मैं बताऊंगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये इफेक्ट करता है, ये याद रखोगे, मतलब ब्रेन को इफेक्ट करता है। ठीक है, और कैसे करता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये कोई बता दे, क्योंकि बहुत बुरा हाल होता है रेबीज के दौरान लोगों का, जानते हो, पागल हो जाते हैं लोग, पानी से डरने लगते हैं, बिजली कड़कड़ेगी, बिजली अगर थंडरिंग होगी उससे भी उनको बहुत हालत पंचर हो जाती है, जो रेबीज जिनको होता है। इसकी कहानी ये है, मैं ह्यूमन हेल्थ पढ़ाऊंगा तो इसमें सारी बात करूंगा मैं, और इसके बारे में किस किस से होता है, मंकी है, क्या क्या है इसके एजेंट क्या है, हॉर्स से भी होता है, घोड़े से भी रेबीज, घोड़े में भी ये होती है वायरस, रैट में भी होता है, मंकी में भी होता है, रकून्स में होता है। बताइए तो क्या, बहुत बहुत एग्जांपल मैं बता दूंगा। रकून्स नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं रकून्स, ठीक है, बैट में होता है, मंकी में होता है, डॉग में होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। कैट, इनफैक्ट कैट, बिल्ली में भी, ठीक है। उसका एक ट्रिक है, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे जगह ये वायरस पाया जाएगा। वैसे जगह पाया जाएगा जिन जानवर में कैनिन्स, कैनिन्स होते हैं ना, कैनाइन दांत, ये वाली, जो आप कुत्ते में देखोगे ये दांत होती है, ऐसे ऐसे जानवरों में ज्यादा कैनाइंस में पाया जाता है ये वायरस। कैनाइंस वाले जो जानवर होते हैं ना, उनके लार्वा में, सलाइवा में, लार में ये आपको मिल जाएंगी, लार में, ठीक है। रैप्डो वायरस कैसे उन्होंने बनाया, इसके लिए अगर मैं बात करूं, कहानी और भी है कि इन्होंने रैबिट, रैबिट होता है ना खरगोश, खरगोश पे इन्होंने बहुत स्टडी किया था। तो खरगोश से इन्होंने रेबीज वायरस को, उसके स्पाइनल कॉर्ड से उन्होंने रेबीज वायरस को निकाला और बहुत ड्राई वगैरह किया, उसको कमजोर किया। वही वैक्सीन की बात भी है कि वैक्सीन उन्होंने बनाया और एक कुत्ते में लगाया जिसको पागल होने वाला था, उसको कुत्ते ने काट लिया था, तो उस कुत्ते को लगाया और कुत्ता ठीक हो गया, बच गया, ठीक है। कहां से ये वायरस बनाया था उन्होंने, रैबिट, खरगोश से। खरगोश के स्पाइनल कॉर्ड, खरगोश को हो चुका था रेबीज, उसके स्पाइनल कॉर्ड से ये वायरस को निकाला उन्होंने और वायरस को कमजोर किया। एटीन्यूएटेड, आपने वायरस, कोरोना वायरस में सुना होगा कि कोरोना वायरस में जो वायरस को एटीन्यूएट करना है, तो एटीन्यूएट का मतलब वीकेंड होता है, कमजोर करना। उन्होंने ये टर्म दिया था, लुईस पास्चर ने ये बात को बताई थी। एटीन्यूएटेड का मतलब क्या होता है, एटीन्यूएटेड का मतलब होता है वीक करना, वीकेंड, वीक करना, कमजोर करना। वायरस को कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो, इतना कमजोर कर दो कि शरीर में जाकर बीमारी ना फैला पाए, लेकिन शरीर इस बात को पहचान ले कि भाई ये तो वायरस है। तो अगली बार जब कोई वायरस एक्चुअल वाला आएगा, यही वायरस जब एक्चुअल आएगा तो शरीर पहले से ही पहचान कर रखेगी कि भाई ये तो आया था एक समय और ये सही चीज नहीं है, ठीक है ना। उसी को वैक्सीन बोलते हैं। यही तो कहानी है, मैं बताऊंगा कैसे वैक्सीन बनती है। एटीन्यूएटेड टर्म को इन्होंने ही बताया था, लुईस पास्चर, उसका मतलब वीकेंड होता है। तो ये चीजें हैं, इन्होंने क्या किया कि रैबिट से ये वायरस निकाला, कमजोर किया, इतना कमजोर किया कि वो वायरस बीमारी नहीं फैला सकता है शरीर के अंदर, और उन्होंने एक कुत्ते में डाला।
कुत्ते में डाला, कुत्ते को रेबीज नहीं हुई, ठीक है, रेबीज नहीं हुई, बच गया। तो यहां से उन्होंने कुत्ते पे, जानवरों पे तो कर ली, अभी तक इंसान में नहीं किया था। इंसान में बात आती है 1885 के आसपास का समय है ये, जब इसके पास एक बच्चा आता है 9 साल का, 9 साल का बच्चा आता है, उसकी मम्मी उसको लेके आती है। 2 दिन पहले उसको कुत्ता काटे हुए रहता है, 2 दिन पहले उसको कुत्ता काटे हुए रहता है, उसकी मम्मी उस बच्चे को लेके आती है। उस बच्चे का नाम है जोसेफ मिस्टर। जोसेफ मिस्टर उस बच्चे का नाम है, जिसको 2 दिन पहले कुत्ते ने काटा था। और इसकी मम्मी 9 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, और 2 दिन पहले इसको कुत्ते ने काटा था। अपनी मम्मी के साथ लुईस पास्चर के उस लैब में लुईस पास्चर बैठे रहते हैं। 1885 के आसपास का समय है, और उस समय ये बैठे रहते हैं, और लुईस पास्चर के लैब में आके कहती है कि ये बच्चे को काट लिया है कुत्ते ने, और ऐसी सी बात है। लुईस पास्चर दंग, भाई करूं क्या अब, क्योंकि लुईस पास्चर ने अभी तक इंसानों पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया था वैक्सीन का, रेबीज के वैक्सीन का। कुत्ते पे तो किया था, इंसान पे नहीं किया था। लेकिन अगर, क्योंकि ये केमिस्ट थे, केमिस्ट, मैंने बताया ना, ये डॉक्टर नहीं थे, तो इनको अथॉरिटी नहीं थी कि तुम इसमें भी जाके टेस्ट कर लो इंसानों में, ये अथॉरिटी नहीं थी। ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है, ये स्टैंडर्ड के खिलाफ है ये बात कि आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते किसी एक इंसान में। ये भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को तुम डाल दो, वैक्सीन को डाल दो। वैक्सीन क्या था, वायरस ही था, वो कमजोर किया गया था उसको, ठीक है। ये अथॉरिटी इनके पास नहीं थी। लेकिन इनके दोस्त वगैरह और भी थे, उन दोस्त से सलाह विचार करके ये पता चला कि भाई देखो, अगर इस बच्चे को तुमने वैक्सीन नहीं लगाई तो वैसे भी मरेगा ये, वैसे भी पागल होगा ये, और नहीं लगाई तो मरना ही है, और लगाने के बाद अगर बच गया तो बच गया, अच्छी बात है, नहीं तो वैसे भी जाएगा, वैसे भी जाएगा। तो इन्होंने कहा लगाओ, कहानी और भी है, आप उतना मत समझो। तो इनको जोसेफ मिस्टर को लगाया गया। कैसे, वही वायरस लगाया गया, वही वैक्सीन लगाई गई थी जो कुत्ते में ट्राई किया था उन्होंने, और कुत्ता बच चुका था। लेकिन अभी तक इंसान में नहीं किया था ट्राई, लेकिन पहली बार जोसेफ मिस्टर बच्चे में यूज किया गया। इस बच्चे में पहली बार इस वायरस को यूज किया गया, रेबीज वायरस के वैक्सीन को। कहां से निकाला गया था, रैबिट, खरगोश के स्पाइनल कॉर्ड से, इन स्पाइनल कॉर्ड में वो वायरस था, रेबीज का वायरस। वहां से वायरस निकाल के उसको कमजोर किया गया, उसको एट्यूनेटेड बोला गया। एट्यूनेटेड टर्म का मीनिंग लुईस पास्चर ने वीकेंड बोला था, वीकेंड का मतलब कमजोर करना, वही बना वैक्सीन। वो वैक्सीन को उन्होंने जोसेफ मिस्टर में लगाया, और एक्सपेरिमेंट हुआ सक्सेसफुल। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, बधाई हो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ मतलब कि ये बच्चा बच गया, इसको रेबीज नहीं हुई, ठीक है। लेकिन ये क्या हुआ कि दिस इज द वायलेशन ऑफ किस स्टैंडर्ड का, ये जो स्टैंडर्ड थी ना उस समय की, कौन डॉक्टर ही भाई ये सब चीज कर सकता है, ये तो वायलेट कर दिए इस रूल को, इथिकल चीज को वायलेट कर दिए, एथिक्स को वायलेट कर दिया इन्होंने। लेकिन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। लेकिन आज के डेट में इथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उसके हिसाब से ये कभी भी एकदम, ये मतलब ये बात एकदम गलत है कि आप किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी इंसान में आप किसी वैक्सीन को लगा दो, और आप केमिस्ट हो तो आपके पास अथॉरिटी नहीं है। लुईस पास्चर एक केमिस्ट थे, ठीक है, इनके पास अथॉरिटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने किया एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। लेकिन इथिकल स्टैंडर्ड का ये वायलेशन था, लेकिन फिर भी जान बची, लाखों पाए, जान बच गई जोसेफ मिस्टर की, ठीक है। ये कहानी है, ऐसे उन्होंने रेबीज के लिए पहली बार, ये पहला इंसान था जिसमें रेबीज का वैक्सीन, जो आप लगाते हैं ना कुत्ता काटने के बाद, पहले 14 सुई लगती थी, अभी 3, 4, 5, कहीं 6 भी लगाते हैं, क्योंकि घटता गया, क्योंकि टेक्निक बढ़ती गई है। इस टेक्निक के कारण 14 सुई से हम लोग 3 सुई, 4 सुई, 5 सुई पे पहुंच गए हैं, 5 सुई पे रेबीज का जो सुई लगवाते हो। इसका कारण है टेक्निक की इंप्रूवमेंट है, बट टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट है, बट आप उतना मत जाओ। जोसेफ मिस्टर की ये कहानी है, ये पहला लड़का था जिसपे रेबीज वायरस की वैक्सीन का उपयोग किया गया, और ये लड़का बचा। उसके बाद इसकी कहानी है, ये कहां गया, क्या किया, इसकी कहानी है। वर्ल्ड वार 2 से भी रिलेटेड इसकी कहानी है, ठीक है ना, बट आप रहने दो। वर्ल्ड वार 2 से बात कर रहा हूं, विश्व युद्ध दूसरी, उससे रिलेटेड इसकी कहानी है, बच्चे की क्या हाल हुई थी, बट जस्ट लीव इट, क्योंकि बायोलॉजी से बाहर हो जाऊंगा मैं। ये हो गई बात। उसके बाद इनके नाम से पेरिस फ्रांस पास्चर इंस्टीट्यूट भी है, इन्हीं के नाम से, लुईस पास्चर के नाम से पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस फ्रांस में ही इनके नाम से, इनके ऑनर में इंस्टीट्यूट बनाया गया है, इंस्टीट्यूट बनाई गई है। और ये इंस्टीट्यूट जो है नो प्रॉफिट नो कॉस्ट बेसिस पे है, नो प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट नहीं,
नो कॉस्ट बेसिस। क्या काम करती है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? लुईस पाश्चर। तो इसी से रिलेटेड स्टडी करेगा ना ये इंस्टीट्यूट। लुईस पाश्चर के इंस्टीट्यूट जो है वो माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, इन्हीं से रिलेटेड और भी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने एग्जांपल दी हैं इनसे रिलेटेड स्टडी करती है, वैक्सीन वगैरह से रिलेटेड स्टडी करती है। बट नो प्रॉफिट नो कॉस्ट बेसिस पे ये इंस्टीट्यूट है पेरिस फ्रांस में आज भी। ठीक है, दिस इज द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो कि पाश्चर के ऑनर में ही, उनके नाम के ऑनर में ये नाम रखा गया है, पाश्चर इंस्टीट्यूट, पेरिस फ्रांस, याद रखोगे। ठीक है, और सुनो, पाश्चर ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वैक्सीन, जो आज लग रही है ना वैक्सीन 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 टर्म को पाश्चर नहीं दिया था, लुईस पाश्चर। इसको मिटा दो, ये रेब्डो वायरस है। लुईस पाश्चर gave the term वैक्सीन। क्यों दिया वैक्सीन? इन्होंने, एक व्यक्ति है एडवर्ड जेनर, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन उन्होंने खोजा था, फादर ऑफ वैक्सीनेशन भी बोला जाता है उनको। उनके रिस्पेक्ट में, क्योंकि वैक्सीन जो है ना ये बनी थी, इसकी कहानी बताऊंगा। पहली बार स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन काऊ से बनी थी। काऊ से कैसे कैसे लिया गया था मैं उसकी बात करूंगा। काऊ का लैटिन जो मतलब होता है ना वक्का होता है, वस्सा वस्सा वक्का। काऊ का जो लैटिन मतलब होता है ना वक्का, गाय का ये वक्का होता है, मतलब वक्का से ही बना वैक्सीन। काऊ जो गाय होती है ना, तो पहली बार जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी थी एडवर्ड जेनर ने बनाया था, वो काऊ से रिलेटेड है। ठीक है, और जेम्स फिप्स नाम है उस लड़के का, जिसमें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन पहली बार ट्राई की गई थी। जैसे कि क्या कहते हैं, रेबीज की वैक्सीन पहली बार जोसेफ मिस्टर में ट्राई की गई थी, उसी समय स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जेम्स फिप्स नाम का लड़का पे ट्राई किया गया था। ठीक है, उस पर ट्राई की गई थी। तो और गाय से कुछ रिलेटेड है वहां पे, क्योंकि जिसको काऊ पॉक्स हुआ करता था उस समय 1798 के आसपास की बात है, काऊ पॉक्स जिसको हो जाता था उस समय उसको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। तो यहां से कुछ कनेक्शन बना था कि कैसे आप स्मॉल पॉक्स से बचा सकते हो लोगों को। तो वो एडवर्ड जेनर, साइंटिस्ट का नाम है, 1798 की बात है वो, इनसे भी पहले। तो उनके रिस्पेक्ट में लुईस पाश्चर ने वैक्सीन टर्म को दिया। ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में? एडवर्ड जेनर के रिस्पेक्ट में ना। उनके नाम को आगे, मतलब उनकी जो नाम है उसको फिर से उन्होंने लाया कि उनके रिस्पेक्ट में वैक्सीन टर्म को दिया, क्योंकि वैक्सीन जो है वो काऊ वक्का यहां से बन के आई है नाम, और काऊ से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स के लिए किया था, इसीलिए लुईस पाश्चर ने गेव द टर्म वैक्सीन। मैंने आपको रीजन भी बता दिया, मैं तो अदरवाइज मैं ऐसे भी समझा सकता था कि लुईस पाश्चर ने वैक्सीन टर्म दिया, लेकिन कारण मैंने बता दिया क्यों। हो गया ये। उसके बाद कितने 7-8-9 पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए? ठीक है, उसके बाद इन्होंने फर्मेंटेशन टेक्निक को डेवलप किया। ही डेवलप फर्मेंटेशन टेक्निक। ठीक है, और भी चीजें हैं, मैं फर्मेंटेशन के अलावा इन्होंने एरोबिक एनारोबिक, वायवीय अवायवीय जानते हो ना, श्वसन करते हैं, तो एरोबिक एनारोबिक टर्म को भी इन्होंने दिया था। ये यही व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि बैक्टीरिया बिना हवा के भी मिल सकते हैं, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, बिना ऑक्सीजन के भी आप लाइफ पा सकते हो। वो बैक्टीरिया है, एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनएरोबिक बैक्टीरिया कहाँ होते हैं? दलदल क्षेत्र में, दलदली एरिया में, या पैडी फील्ड्स होते हैं, धान के खेत में आपको एनएरोबिक बैक्टीरिया, मिथेनोट्रोपस वगैरह मिलेंगे, मैं बताऊंगा आपको, वो सब चीजें आपको मिलती हैं। तो विदाउट ऑक्सीजन भी लाइफ पॉसिबल है ना, बिना वायु के भी लाइफ पॉसिबल है ना, बिना एयर के, बिना वायु के, बिना ऑक्सीजन के लाइफ पॉसिबल है ना, ये उन्होंने बताया था। तो एरोबिक एनारोबिक टर्म भी इन्होंने दिया लुईस पाश्चर ने, ध्यान रखना। बहुत सारे फर्मेंटेशन टेक्निक पे उन्होंने स्टडी की, बहुत सारे। किण्वन होता है, किण्वन फर्मेंटेशन। क्या है फर्मेंटेशन? बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें शुगर से अल्कोहल बनती है और एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी वो ऑर्गेनिज्म जो ये जनरेट कन्वर्ट कर रहे हैं, ईस्ट, खमीर जानते हो, खमीर ही है जो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और CO2 भी बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, लेकिन इस कन्वर्जन के दौरान कुछ ऊर्जा भी बनती है, एनर्जी बनती है। वो इसलिए कन्वर्ट करता है क्योंकि उसको जीने के लिए चाहिए ऊर्जा, ईस्ट को चाहिए ना, तो वो इस ऊर्जा का भी यूज भी करता है। लेकिन फायदा हमें क्या हो जाता है कि अल्कोहल बन गया, शुगर से अल्कोहल बन जाती है हमारी। तो मैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया अगली क्लास में बताऊंगा क्या है फर्मेंटेशन टेक्निक।
उसमें ईस्ट की बात करूंगा, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए को ब्रीवर्स ईस्ट बोला जाता है, बेकर्स ईस्ट बोली जाती है। बेकर्स ईस्ट का मतलब ब्रेड बनाने में काम होती है, ब्रीवर्स ईस्ट इसलिए बोला जाता है ब्रीवर्स ईस्ट क्योंकि वाइन बनाने में काम आता है। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए, ठीक है, बहुत ही फेमस ईस्ट है ये सैक्रोमाइसिस सेरिवेसिए। तो ये लुईस पास्चर गेव द टर्म वैक्सीन, उसका ये कहानी मैंने बताया। एरोबिक एनारोबिक टर्म भी दिया इन्होंने, और उसके बाद में और भी चीज एक दो चीज बता दूंगा आपको कि क्या क्या है। वायरस रिलेटेड भी इन्होंने टर्म दिया था। आप जानते हो वायरस, वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस वायरस घूम रहा है, वायरस का मतलब क्या है? वायरस का एक्चुअल मतलब होता है पॉइजन, पॉइजन, वेनम, जहर, जहर, विष, ये एक्चुअल मतलब। लेकिन इस टर्म को दिया था लुईस पास्चर और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर लैटिन भाषा के शब्द विरियन, विरियन, विरियन का मतलब होता है, लैटिन भाषा का शब्द है। लुईस पास्चर और अन्य वैज्ञानिकों ने मिलकर, डिफरेंट साइंटिस्ट अलोंग विथ लुईस पास्चर गेव द टर्म विरियन व्हिच इज ए लैटिन वर्ड व्हिच मींस पॉइजन एंड वेनम, पॉइजन, विष, ठीक है, यहां से यह है। लेकिन वायरस शब्द को किसने दिया? तो दिमित्री इवानोस्की ने, रशियन साइंटिस्ट थे दिमित्री इवानोस्की, उन्होंने वायरस शब्द को दिया था 1892 में, ठीक है, याद रखना। मैं बताऊंगा लुईस पास्चर की कहानी और थोड़ा वायरस पे आपको थोड़ा बता दूंगा कि कंप्लीट वायरस को विरियन बोलते हैं। कंप्लीट वायरस को, वायरस यही कोरोना वायरस, इसी की बात कर रहा हूं मैं, बेसिक समझ लो। कंप्लीट वायरस को विरियन बोलते हैं, विरियन बोलते हैं। इसके प्रोटीन वाले भाग को कैप्सिड बोलते हैं, कैप्सिड की इकाइयों को कैप्सोमियर बोलते हैं, कैप्सोमियर की उप इकाइयों को, सब यूनिट को बोलते हैं मोनोमर। एक वायरस के कोर में न्यूक्लिक एसिड होता है तो न्यूक्लिक एसिड को कोर बोलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जिस इकाइयों से बना होता है उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोटाइड जिससे बना होता है वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट होते हैं, उसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन्स, गुआनिन्स, साइटोसिन्स, थायमिन्स, ये होते हैं, मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद वैसे वायरस, एनिमल वायरस जिनके पास डीएनए है, आरएनए है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है कुछ। एनिमल वायरस की बात कर रहा हूं, जानवर वाले, जो जानवरों को प्रभावित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। एनिमल वायरस वैसे एनिमल वायरस जिसके पास प्रोटीन कोट है कैप्सिड और उसके अंदर डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड। और एनिमल वायरस में इसके अलावा इनवेलप भी होता है, खोल, जो आप कोरोना में देख रहे हो, कोरोना में एक खोल भी है, इनवेलप भी है, ठीक है। तो ऐसे वायरस में आपको क्या मिलेगा? इनवेलप मिलती है एनिमल वायरस में। और इनवेलप जिस चीज से बने होते हैं, इनवेलप की जो इकाइयां होती हैं, कोरोना वायरस के बाहर में खोल भी है। एनिमल वायरस जो होते हैं, एनिमल वायरस जो कि एनिमल को प्रभावित करते हैं, हम भी एक एनिमल है, इंसान भी एक एनिमल है, कोरोना वायरस इंसान को प्रभावित कर रहा है ना, उसी तरीके से एनिमल वायरस में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के अलावा इनवेलप भी होता है, एक खोल होता है ना, लिफाफा होता है, लिफाफा खोल, एक खोल भी होती है बाहर से। उस खोल की इकाइयों को पेप्लोमर बोलते हैं। खोल जिस चीज से बना होगा, खोल भी, इनवेलप भी तो किसी चीज से बना होगा ना, तो किस चीज से बना? तो पेप्लोमर से बना। वैसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड निकल चुका है, न्यूक्लिक एसिड निकल चुका है और प्रोटीन के रूप में दिख रहा है, वैसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड निकल चुका है, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन दो ही चीज होंगे ना वायरस में, तो न्यूक्लिक एसिड निकल गया बाहर, सिर्फ प्रोटीन के रूप में दिख रहा है वो, तो वैसा वायरस को घोस्ट बोलते हैं। घोस्ट, वैसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड निकल चुका है और प्रोटीन के रूप में दिख रहा है, क्योंकि वायरस में क्या होता है? दो ही चीज, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, दो ही चीज होते हैं। तो वैसा वायरस जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड निकल चुका है और प्रोटीन के रूप में सिर्फ दिख रहा है वो वायरस, वैसे वायरस को हम घोस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा और चीजें, ठीक है। आज इतना ही रखता हूं, और उसके बाद सेरीकल्चर में स्टार्ट करूंगा, रेशम से। आप रेशम के बारे में जानेंगे, सेरीकल्चर, रेशम, रेशम, रेशम जानते हो? रेशम में कितने कपड़े बनते हैं, कहां से निकालते हो रेशम? एड़ी क्या है, मुगा क्या है, टसर क्या है, कचीवरम क्या है, कांचीवरम, कांचीवरम सिटी भी है कहीं पे, आपको सुनना, कांचीवरम सिटी है। क्या होता है? सिल्क प्रोटीन होता है। कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रोइन प्रोटीन होती है। सिल्क के वैरायटी कौन से हैं? रेयन, मुगा, टसर, कांचीवरम। सिल्क किस ट्री पे बनती है? मुलबरी का ट्री, सहतूत का पेड़। सिल्क, आर्टिफिशियल सिल्क का नाम क्या है? रेयन नाम है। सब कुछ बात करूंगा, टेंशन ना लेना, अगली बार में लाइन पूरी पोल खोल दूंगा। और सिल्क के लिए कौन सा, इतिहास में कौन सा राजा, कौन ऐसा राजा सिल्क से लिंक करता है, रेशम से कौन सा ऐसा राजा है जो इतिहास में लिंक करता है, आपको बताना है, ठीक है। बताना क्या है कमेंट में करना। अगर दिल से पढ़ रहे हो, नोट कर रहे हो, तो बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं। आप जानते हो कितनी बड़ी बड़ी कोचिंग पढ़ा रही हैं, उनको पढ़ाने दो जो पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ो। एग्जामिनेशन के दिन मैं दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एग्जामिनर को भी कितनी चीजें पता होंगी। अरे यार, माइक्रोबायोलॉजी मैंने पढ़ के बैठा हुआ हूँ, उसमें से निकाल निकाल के चीजें दे रहा हूँ। अभी और दो चार चीजें देना है ताकि एग्जामिनर भी
एक क्वेश्चन बनाने से पहले 10 बार सोचें कि क्या दूं बच्चों को, क्योंकि सब तो पढ़ा दिया विनय राजपूत ने एग्जाम के लेवल के हिसाब से, ठीक है। अब ये तो नहीं करोगे ना कि बी फार्मा का माइक्रोबायोलॉजी पूछ लोगे, वो तो नहीं करोगे, बोलोगे कि पूछ लूंगा तो मैं वही पढ़ा दूंगा बी फार्मा का भी, मैं पूरा पोल खोल दूं फिर कि माइक्रोबायोलॉजी इटायोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, इटायोलॉजी क्या है माइक्रोबायोलॉजी की, है ना, सब कुछ खोल दूंगा फिर कैसे आगे बढ़ी है। माइक्रोबायोलॉजी में मैंने ब्रांच भी बताई, सारे ब्रांचेस हैं, सारे माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ना रहता है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करूंगा, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू, और आई होप सब कुछ समझ में आ रही होगी, समझ में आएगी अगर आप समझना चाहोगे तो, क्योंकि मैं समझा रहा हूँ अच्छे से, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप समझ सकते हो इस बात को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, आगे आगे प्रोसीड करेंगे, मजे से पढ़ते जाओ, सारा सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ाऊंगा मजे मजे में, ठीक है। थैंक यू, बाय।